हाय, दिस इज हरीश और आज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस। जिस चैप्टर पे आज हम लोग चर्चा करेंगे वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। जीएसटी सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर आईटीसी। लेकिन स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं ये पार्ट दो पार्ट्स में होने वाला है। इसके आईटीसी के पार्ट 1 में मैं क्या क्या करूंगा तुमको दिख रहा है स्क्रीन पे। सेक्शन 16 करेंगे जिसमें इस बार 4 अमेंडमेंट्स है, बड़ी अमेंडमेंट्स है, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 16 करने के बाद 2 रूल्स कवर करेंगे, 86A एंड 86B। सेक्शन 17 यहाँ पे नहीं होने वाला है। उसके बाद सेक्शन 18, 19, 20, 21 ये आपको स्टार्ट में इसलिए बता दिया सो दैट यू कैन प्लान योर रिवीजन वीडियो अकॉर्डिंगली। यहाँ पे सेक्शन 17 यहाँ पे नहीं करूंगा। पार्ट 2 का मैं कंटेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे पार्ट 2 में होगा पूरे सेक्शन 17 के सारे प्रोविजंस, इनफैक्ट 17.5 ब्लॉक क्रेडिट भी वहीं पे होगा एंड रूल 42 एंड 43 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है वो भी पार्ट 2 में होंगे। तो आप अपना टाइम अकॉर्डिंगली देख सकते हो। रिकॉर्ड में मैं बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या होगा। सेक्शन 17 और रूल 42 बाद में करेंगे, पार्ट 2 में आएगा और पार्ट 1 के अंदर सेक्शन 17 के अलावा सारे सेक्शंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे, स्टार्टिंग विद सेक्शन 16 जिसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। पार्ट 1 रिवीजन आईटीसी, ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है सेक्शन 16 के अंदर हम लोग 6 कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं एक एक करके कॉल आउट कर देता हूं। एक है सेक्शन 16.1, दूसरा है सेक्शन 16.2, उसके बाद 16.2 का फर्स्ट प्रोवाइजो, उसके बाद 16.2 का सेकंड प्रोवाइजो, 16.3 और 16.4 ये 6 कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन 16 के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है एकदम नीचे वाले साइड पे। 16.1 क्या बोलता है? 16.1 इज एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग द आईटीसी। देयर आर 2 एलिजिबिलिटीज। पहली बात बोला एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक द आईटीसी, और दूसरी बात वो रजिस्टर्ड पर्सन भी आईटीसी ले सकता है ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज गुड्स और सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो 2 बातें होनी चाहिए, जो पर्सन आईटीसी लेना चाह रहे हैं वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और दूसरी बात जो गुड्स और सर्विसेज का वो आईटीसी लेना चाह रहा है दोज गुड्स और सर्विसेज शुड बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 2 बातें हमने 16.1 की देखी। अब आता है 16.2, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारी बातें हम लोग कवर अप करने वाले हैं। 16.2 स्टार्ट करने के पहले बता देता हूं, यहाँ पे 6 कंडीशंस है। पहले 5 कंडीशन हुआ करती थी लेकिन अब 6 कंडीशन है। इस बार अमेंडमेंट हुई है और एक कंडीशन ऐड कर दी गई है। पहली लाइन क्या बोलती है कंडीशंस फॉर टेकिंग दी आईटीसी की? द रजिस्टर्ड पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू आईटीसी ओनली इफ ऑल द फॉलोइंग 6 कंडीशंस आर कंप्लाइड। अगर ऑल सारी 6 कंडीशंस कंप्लाई की जाएंगी तो ही आईटीसी मिलेगा। अगर एक भी कंप्लाई नहीं हुई तो आईटीसी नहीं ले सकते, ठीक है। एक एक करके मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूं। पहली वाली कंडीशन 16.2A के अंदर लिखी हुई है पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। जो भी रेसिपिएंट आईटीसी लेना चाह रहा है ही शुड बी इन पोजेशन ऑफ अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। अब नीचे 6 डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए, उन 6 में से कोई भी एक टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होगा तो चल जाएगा, उसके बेसिस पे आईटीसी ले सकते हैं। पहला है इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर, दूसरा इनवॉइस इशूड बाय द रेसिपिएंट। एक बात समझो, 9.3 के अंदर आरसीएम वाला सेक्शन है। जब भी रेसिपिएंट कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स खरीदता है तो अनरजिस्टर्ड वाला तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। उसके लिए रेसिपिएंट ही खुद एक इनवॉइस इशू करता है, वो होता है सेल्फ इनवॉइसिंग। और जो इनवॉइस रेसिपिएंट खुद ही इशू करता है वो होता है इनवॉइस इशूड बाय द रेसिपिएंट। तीसरा बिल ऑफ एंट्री, चौथा डेबिट नोट, पांचवा रिवाइज टैक्स इनवॉइस और 6 वाला आईएसडी डॉक्यूमेंट, फिर चाहे वो आईएसडी इनवॉइस हो या फिर आईएसडी डेबिट नोट। इन 6 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होगा तो उसके बेसिस पे वो आईटीसी ले सकता है। ही शुड बी इन पोजेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 6 टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स। लेकिन 16.2A पहली वाली कंडीशन और भी कुछ बोलती है। वो ये कहती है कि जो भी टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है, कोई भी एक टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है, उसमें एटलीस्ट ये पांच डिटेल्स होनी चाहिए। ये 5 डिटेल्स तो एटलीस्ट उसमें होनी चाहिए, तब जाकर के वो वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। पहला इन्होंने बोला उसमें टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई होनी चाहिए, दूसरा अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज मतलब जो भी जीएसटी चार्ज किया है, तीसरा जीएसटीएन ऑफ द सप्लायर एज वेल एज ऑफ द रेसिपिएंट, चौथा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, और पांचवा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर इंटरस्टेट सप्लाई का ट्रांजेक्शन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बात समझो, 6 में से कोई भी एक टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होगा तो चलेगा, लेकिन वो एक टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट भी वैलिड तब माना जाएगा जब उसमें एटलीस्ट ये 5 डिटेल्स लिखी हुई होंगी, ठीक है। तो ये थी पहली वाली कंडीशन 16.2A की। उसके बाद दूसरी कंडीशन है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ आईटीसी इन जीएसटीआर 2B। 16.2 का क्लॉज AA, ये क्लॉज AA पिछले अटेम्प्ट में ऐड हुआ था नवंबर 22 वाले अटेम्प्ट में। इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 या फिर आईएफएफ फाइल कर देना चाहिए एंड रेसिपिएंट के 2B में रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल कर दिया तो चल जाएगा। अब वो एक्चुअली रेसिपिएंट के 2B में रिफ्लेक्ट होगा, तब जाकर के वो माना जाएगा, तब जाकर के रेसिपिएंट उसका आईटीसी ले पाएगा। ये 16.2 क्लॉज AA था, दूसरी कंडीशन थी।
तीसरी कंडीशन, रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो भी पर्सन आईटीसी लेना चाह रहा है, ही शुड हैव रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज। तो ऐसे केस में बिल टू शिप टू मॉडल के लिए इन्होंने एक्सेप्शन करके बोला कि बिल टू शिप टू मॉडल के केस में भले ही रेसिपेंट को गुड्स और सर्विसेज रिसीव नहीं हो रहे, लेकिन उसने जिसके पास में गुड्स की शिपिंग करवाई है या फिर जिसके पास में सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बोला है सप्लायर को, ऐसे केस में जब उस पर्सन को गुड्स या सर्विसेज रिसीव हो जाएंगी या गुड्स डिलीवर हो जाएंगे या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएंगी, मान लिया जाएगा कि रेसिपेंट को ही वो गुड्स और सर्विसेज मिल गई है और ऐसे में वो आईटीसी ले पाएगा। उसका 16(2)(b) वाला क्लॉज मान लिया जाएगा कि वो कंप्लाई हो गए, उसको वो गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो गए। ठीक है, ये थर्ड वाली कंडीशन थी। अब भाई फोर्थ वाली कंडीशन इस बार ऐड हुई है, ये नई अमेंडमेंट है। 16(2) में क्लॉज BA करके इंसर्ट हुआ है, तुम्हारे May 23 के लिए अमेंडमेंट है। इसमें क्या बोला गया, बोला जो भी रेसिपेंट है वो आईटीसी ले पाएगा ओनली इफ दैट आईटीसी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड एज पर GSTR 2B which is communicated to him under section 38। सेक्शन 38 के अंदर ही GSTR 2B के बारे में लिखा हुआ है और GSTR 2B में अगर कोई अमाउंट रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है तो वो वाला आईटीसी ले सकते हैं। इसका मतलब ये कि GSTR 2B के अंदर अब दो कॉलम होंगे, एक होगा एलिजिबल आईटीसी और दूसरा होगा इनएलिजिबल आईटीसी। इसके लिए मैं तुमको एक बहुत बेहतरीन डायग्राम से वो चीजें सिखाने वाला हूं। एक बार मैं वो क्लिप ऐड करता हूं जहां पे मैं ये पूरा BA वाला तुमको अमेंडमेंट फटाफट से 2-5 मिनट के अंदर बता देता हूं। ठीक है, वो क्लिप एक बार देखो। ठीक है, ये है सेक्शन 16(2)(BA) वाला जो अमेंडमेंट मेरे को तुमको दिखाना था एक डायग्राम से। अब एक बात समझो, ये जो रेसिपेंट है ब्लू कलर का आदमी, इसके सामने इसका GSTR 2B है, लेकिन ये 2B के अंदर यहाँ पे तुमको दो कॉलम दिख रहे हैं, एक है एलिजिबल आईटीसी वाला कॉलम और दूसरा कॉलम है इन एलिजिबल वाला आईटीसी का कॉलम। एक बात समझ लो, 16(2)(BA) बोलता है कि जो इन एलिजिबल आईटीसी वाले कॉलम में जो भी अमाउंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है एज पर सेक्शन 16(2)(BA। इन्होंने बोला ये वाला आईटीसी नहीं ले सकते जो 2B में रिस्ट्रिक्ट किया गया है। 2B में कौन सा रिस्ट्रिक्ट किया है, जो इन एलिजिबल वाले साइड पे लिखा हुआ है वो 2B में रिस्ट्रिक्टेड है, तो 16(2)(B) ने बोला ये वाला आईटीसी आप नहीं ले सकते। लेकिन उसके बाजू वाला जो एलिजिबल आईटीसी ये ले सकते हैं। वहां पे 2-3 सप्लायर हैं, उन्होंने जो भी अपना 1 या IFF फाइल किया होगा उनकी डिटेल्स यहाँ पे एलिजिबल वाले साइड पे आ गई। मैंने एग्जांपल के लिए अज्यूम किया 1,50,000 का आईटीसी इतना अवेल कर सकते हैं। लेकिन सप्लायर नंबर 4 है, वो एक गड़बड़ नंबर का सप्लायर है। वो वाले सप्लायर ने जब भी अपना GSTR 1 या IFF फाइल किया वो रेसिपेंट के इनएलिजिबल वाले कॉलम में आ गया एंड ऐसा वाला आईटीसी नहीं ले सकते। 16(2)(B) ने क्लियरली बोला जो 2B में रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब इनएलिजिबल वाले कॉलम में आएगा, वो आईटीसी नहीं ले सकते। अब एक बात समझो कि 2B में कोई भी अमाउंट इनएलिजिबल वाले कॉलम में क्यों जाएगा और कब जाएगा, इसको गवर्न करने वाला सेक्शन 38 है। क्योंकि रिटर्न्स का जो चैप्टर है मैं बताऊंगा सेक्शन 38 वहां पे आता है और सेक्शन 38 ने के हिसाब से बनता है GSTR 2B। अब ये क्यों आता है और क्या आता है मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूँ। 38 के अंदर भी अमेंडमेंट है, सेक्शन 38 के अंदर भी, तो उसलिए उन्होंने यहाँ पे एक नया क्लॉज इंसर्ट किया है क्योंकि सेक्शन 38 का इंपैक्ट यहाँ पे देना था, उस क्लॉज BA उसके लिए इंसर्ट किया है टू गिव इफेक्ट टू सेक्शन 38। एक बार के लिए समझो, मैं वापस आपको जब मैं रिटर्न चैप्टर कराऊंगा मैं सेक्शन 38 और भी अच्छे से कराऊंगा। ये मैं बस एक रफ आइडिया दे रहा हूं तुमको सेक्शन 38 क्या बोलना चाह रहा है। सेक्शन 38 बोलता है कि ये जो ब्लू कलर का रेसिपिएंट है इसके GSTR 2B में कोई भी अमाउंट इन एलिजिबल साइड पे कब और कैसे आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसके 4 सप्लायर है, वो चारों सप्लायर ने अपना GSTR 1 या फिर IFF फाइल किया है। देखो GSTR 1 या IFF चारों का क्लीन है, व्हाइट कलर का है। GSTR 1 या IFF में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सप्लायर में प्रॉब्लम है। सप्लायर में प्रॉब्लम है, 3 सप्लायर है बराबर है ऑरेंज कलर के, उन्होंने जब भी अपना 1 या IFF फाइल किया और उसमें जो इसका इनवॉइस डाला वो इसके GSTR 2B में आया एलिजिबल साइड में। लेकिन जो सप्लायर नंबर 4 है वो एक गड़बड़ नंबर का आदमी है, वो आदमी गड़बड़ है, तो ऐसे सप्लायर ने भले ही GSTR 1 या IFF बराबर सप्लाई बराबर बना के उसने सबमिट कर दिया, लेकिन 1 या IFF में प्रॉब्लम नहीं है, सप्लायर नंबर 4 में प्रॉब्लम है। उसने जब भी, वो आदमी गड़बड़ है, उसने जब भी 1 या IFF फाइल किया रेसिपिएंट के इनएलिजिबल वाले साइड पे वो अमाउंट चला गया। सेक्शन 38 ऐसे वाले सप्लायर्स के बारे में बताता है कि ऐसा कोई भी सप्लायर जो एक गड़बड़ का काम कर रहा है, ऐसे वाले गड़बड़ वाले सप्लायर जब भी अपना 1 या IFF फाइल करेंगे तो वो अमाउंट चला जाएगा इन एलिजिबल साइड पे। अब मेरा पूरा डिस्कशन होगा तुम्हारा ग्रीन वाले आदमी से रिलेटेड, सप्लाई नंबर 4 से रिलेटेड। अब देखो सेक्शन 38 फाइनल में बस ये एक ही है, इसके बाद नहीं कंटिन्यू कर रहा हूं। सेक्शन 38 में बोला कि ये जो ग्रीन कलर का सप्लायर है ये आदमी ग्रीन कब हो जाता है, जब भी ये पर्सन ने सेक्शन 38(2)(B) के अंदर वहां पे 6 उन्होंने कैटेगरीज बताई है, 6 तरीके के सप्लायर हैं, 6 कंडीशन है, जो भी आप समझो, बट वहां पे 6 चीज बात बोली गई है सेक्शन 38(2)(B) के अंदर।
और वो 6 के अंदर कभी भी कोई सप्लायर अगर उसमें वो फॉल कर जाएगा, उस 6 में से कोई भी एक केस में कोई सप्लायर फॉल कर जाएगा, तो ऐसा सप्लायर गड़बड़ वाला सप्लायर माना जाता है। और ऐसे गड़बड़ सप्लायर जब भी अपना 1 फाइल करते हैं तो वो 2B के इनएलिजिबल साइड पे चला जाएगा, ठीक है। और अगर इनएलिजिबल साइड पे आ गया तो 16(2)B के अंदर डाल के बोला कि अब आपको रेसिपेंट को आईटीसी नहीं मिलेगा। यहां पे हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। रेसिपेंट को बता दिया कि अगर आपने ऐसे ग्रीन वाले लोग, जितने भी इंडस्ट्री में ग्रीन वाले लोग हैं, अगर आपने ऐसे लोगों के साथ में ट्रांजैक्शन किया तो आप उन लोगों ने जब भी आपको इनवॉइस डालेंगे 1 या IFF में, वो आपके 2B में आएगा तो सही, लेकिन इलिजिबल पे आएगा, आप आईटीसी नहीं ले पाओगे। अब फ्यूचर में जाके कोई भी ब्लू कलर का रेसिपेंट, मतलब कोई भी अच्छा इंसान इनके साथ में ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहेगा। इट इज अ काइंड ऑफ ब्लैकलिस्ट बना रहे वो लोग, जहां पे वो बोल रहे कि ऐसे तरीके के लोग जो भी हैं, ये जब भी अपना 1 या IFF फाइल करेंगे, रेसिपेंट को इनएलिजिबल में मिलेगा, रेसिपेंट इनके साथ ट्रांजैक्शन ही नहीं करेगा। गवर्नमेंट इनको सुधारना चाहता है। ये सप्लायर 4 टाइप के जो लोग हैं, ठीक है। जो भी चीजें हैं 38(2)B में मैं वहां पे तुमको 38 में करा दूंगा। वो अभी भी ड्राफ्ट नहीं हुआ है 38(2)B, उन्होंने लिखा तो है लेकिन अभी भी एज में भी प्रिस्क्राइब करके लिखा हुआ है। तो काफी सारी चीजें जो अभी आने वाली है, डेवलपमेंट स्टेज पे है। मैं क्लियर डेफिनेट मैं या कोई भी प्रोफेसर आपको नहीं बता पाएगा, बट ये जो मैंने क्रक्स बता दिया कि सेक्शन 38 को इन्होंने वहां पे लिंक कैसे किया कि अगर गंदे वाले सप्लायर के साथ ट्रांजेक्शन करोगे तो 2 इनएलिजिबल में आ जाएगा, और इनएलिजिबल में आ जाएगा तो ऐसे ब्लू वाले सप्लायर्स को, ब्लू वाले रेसिपेंट्स को कभी भी आईटीसी नहीं मिलेगा, और फिर वो लोग इनके साथ ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी डिस्कशन सेक्शन 38 में कर लेंगे। अब जाते हैं स्क्रीन पे वहां पे और हम लोग देखते हैं, बाकी बातें समझते हैं। ये 38 था, ये 38 का मैंने तुमको ये बता दिया था डायग्राम। अब ये लास्ट वाला था टेबल। अब जाते हैं स्क्रीन के वो साइड पे और बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। ये था 16(2)BA नया क्लॉज जो इंसर्ट हुआ, इस बार की अमेंडमेंट है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमारे सेक्शन 16(2) की ये 4th कंडीशन थी। अगर आपको ये बराबर अच्छे से समझ में आ गया तो मूव करते हैं आगे वाले। अब इसके बाद में अपने पास 5th कंडीशन है। 5th कंडीशन है 16(2)C की। यहाँ पे इसमें बोला गया कि सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देना चाहिए। तो रेसिपेंट जो भी इनवॉइस का आईटीसी लेना चाह रहा है, उस इनवॉइस के रिस्पेक्ट में सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देना चाहिए। 16(2)C तो यही बोलता है, लेकिन एक बात समझो, यहाँ पे सेक्शन 41 का रेफरेंस है, और सेक्शन 41 रेसिपेंट के फेवर में बोलता है कि रेसिपेंट को हर बार अपने सप्लायर से ये कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं कि उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है कि नहीं पे किया उस इनवॉइस के रिस्पेक्ट में। बहुत सारे सप्लायर्स हो जाएंगे तो ये बर्डनसम हो जाएगा। तो सेक्शन 41 ने रेसिपेंट के फेवर में बोला कि रेसिपेंट सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आईटीसी ले सकता है, ये अज्यूम करके कि उस सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया होगा। इस सेक्शन 41 के अंदर अमेंडमेंट आया है, 16(2)C के अंदर अमेंडमेंट नहीं है। 16(2)C जिसको कनेक्ट कर देता है 41 को, वो वाले सेक्शन में अमेंडमेंट है। उसको रीड्राफ्ट किया गया, तो वो रीड्राफ्टेड सेक्शन 41 तुम्हारे स्क्रीन पे भी तुमको दिख रहा होगा, वो मैं तुम्हारे साथ अभी डिस्कस कर देता हूं। 3 पॉइंट्स है, कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। 3 पॉइंट्स मैं आपका एक एक करके बता देता हूं। पहला पॉइंट, अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। सेक्शन 41 बोलता है कि एक बार के लिए सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आईटीसी अवेल कर लो। एक बार के लिए अज्यूम कर लो कि आपके सप्लायर ने उस इनवॉइस के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया होगा। दूसरा पॉइंट, अगर आपने आईटीसी अवेल करके अपने पास रखा हुआ है और फ्यूचर में पता चला कि उसके सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया है, तो जो भी आपने आईटीसी लिया हुआ है वो आईटीसी रिवर्सल करके गवर्नमेंट को वापस देना होगा अलोंग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट। तीसरा पॉइंट बोलता है रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी। आगे जाकर के अब आपने तो लिया था और वापस रिवर्सल भी कर दिया, फाइनली जब आप अपने सप्लायर से कनेक्ट कर लोगे और पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि सप्लायर ने अब गवर्नमेंट को एक्चुअली टैक्स पे कर ही दिया है, तब रेसिपिएंट वापस से अपना आईटीसी रीअवेल कर सकता है, ठीक है। ये सेक्शन 41 ने बोला है, और सेक्शन 41 16(2)C के अंदर कनेक्टेड है, तो मैंने आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया। 41 थोड़ा रेसिपिएंट के फेवर में है। अब 50 मैं तुमको 41 से रिस्पेक्ट में एक बात बताना चाह रहा हूं। तुमको स्क्रीन के नीचे भी और एक छोटा बॉक्स दिख रहा है, वहां पे बोला गया है रिवर्सल जब आपको करना है, गवर्नमेंट को देना है अलोंग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आता है अंडर सेक्शन 50, लेकिन उस इंटरेस्ट वाले सेक्शन के अंदर भी एक अमेंडमेंट है, और अच्छी खासी अमेंडमेंट है। सेक्शन 50 को उन्होंने अच्छे से पूरा रीड्राफ्ट किया है। दूसरी बात, इंटरेस्ट को कैसे कंप्यूट करना है, क्या रेट ऑफ टैक्स लगेगा, कितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट देना है, किस अमाउंट पे देना है, ये सारी चीजें बताने के लिए नया रूल आया है, रूल 88B करके। तो वो वाला रूल भी देखेंगे, सेक्शन 50 भी देखेंगे, लेकिन सब कुछ मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो ये आईटीसी से हम भटक जाएंगे। आपको सिर्फ इतना मैं बता दूं, वहां पर रेफरेंस के लिए मैंने नीचे लिखा है कि अगर आपने आईटीसी अवेल किया और रिवर्सल करने की बात आती है, तो रिवर्सल पे इंटरेस्ट अप्लाई होगा कि नहीं अप्लाई होगा, इसके लिए आपको 2 बात बता देता हूं, जो सेक्शन नए वाले सेक्शन 50 जो रीड्राफ्ट हुआ है उसके बेसिस पे।
इन्होंने बोला अगर आईटीसी अवेल किया और यूटिलाइज नहीं किया है, सिर्फ अवेल किया है, यूटिलाइज नहीं किया है, तो आपको रिवर्सल करना है विदाउट इंटरेस्ट। लेकिन अगर आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज, अवेल करने के बाद उसको यूटिलाइज भी किया है, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, अवेल किया, यूटिलाइज नहीं किया तो रिवर्सल कर दो विदाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अवेल किया एंड उसको यूटिलाइज भी किया है, उस आईटीसी रॉन्गली अवेल आईटीसी को, तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी पे करना होगा। कैसे पे करना है, कब पे करना है, कितने अमाउंट पे करना है, सेक्शन 50 में हम लोग डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद एप्लीकेबल रूल 88B। ठीक है, अच्छी खासी डिस्कशन है और अच्छा खासा अमेंडमेंट है, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त अमेंडमेंट है। सेक्शन 50 जब मैं कराऊंगा पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर के साथ में, तब करा दूंगा। 6 वाली कंडीशन, लास्ट कंडीशन बोलती है 16(2)D की, बोला फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जो रेसिपेंट है, जो आईटीसी लेना चाह रहा है, उसने गवर्नमेंट को अपना रिटर्न फाइल कर देना चाहिए अंडर सेक्शन 39, मतलब उसने अपना जीएसटीआर 3B फाइल कर देना चाहिए। तो अगर ये 6 कंडीशन, ये 6 की 6 कंडीशन यहाँ खत्म होती है, अगर ये 6 कंडीशन कंप्लाई की जाएगी तो मान लिया जाएगा 16(2) कंप्लाई हो गया है, एंड देन द रेसिपेंट, द रजिस्टर्ड रेसिपेंट, ही विल बी एंटाइटल्ड टू टेक द आईटीसी। ये बड़ा लंबा सा हो गया, मैं आपको एक बार से वापस से पूरा सा दिखा देता हूं। 6 कंडीशन है। पहली वाली कंडीशन, तुमको सारी कंडीशन येलो में लिखी है। पहली कंडीशन है 16(2)A की, रेसिपेंट शुड बी इन पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। दूसरी कंडीशन 16(2)AA, यहाँ पे बोला गया ऑटो पॉपुलेशन ऑफ जीएसटीआर, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ आईटीसी इन जीएसटीआर 2B। तीसरी कंडीशन, रेसिपेंट शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज, यहाँ पे बिल टू शिप टू का हमने एक्सेप्शन भी देखा, 16(2)B वाला यहाँ पे क्लॉज था। थर्ड कंडीशन थी ये। फोर्थ कंडीशन इस बार की नई अमेंडमेंट है, 16(2)BA ने बोला कि जो भी इन एलिजिबल आईटीसी है एज पर जीएसटीआर 2B, उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। फिफ्थ कंडीशन 16(2)C ने बोला सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देना चाहिए। और लास्ट वाली सिक्स्थ कंडीशन बोलती है कि जो रेसिपेंट है उसने अपना रिटर्न फाइल कर देना चाहिए जीएसटीआर 3B। तो जब ये 6 कंडीशन कंप्लाई होंगी, 16(2) कंप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं 16(2) का फर्स्ट प्रोवाइजो। स्क्रीन के एकदम नीचे वाले साइड पे देखो, 16(2) का फर्स्ट प्रोवाइजो बोलता है कि अगर रेसिपेंट को कोई गुड्स रिसीव हो रहे हैं इन लॉट्स या फिर इन इंस्टॉलमेंट्स, तो ऐसे केस में जब उसको लास्ट लॉट रिसीव होगा, तो उस लास्ट लॉट रिसीव होने के बाद ही वो उस पूरी इनवॉइस की वैल्यू पे आईटीसी ले पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 4 लॉट्स में गुड्स आने वाले हैं, तो सप्लायर को बोला गया है, हम लोग आगे देखेंगे, सप्लायर को बोला गया है कि फर्स्ट लॉट जब निकलेगा तभी पूरे इनवॉइस पे, पूरे इनवॉइस पे देखो टैक्स पे कर देना होगा। लेकिन रेसिपिएंट को बोला कि जब तेरे पास लास्ट वाला लॉट आएगा, फॉर एग्जांपल फोर्थ वाले लॉट में जब उसको लास्ट लॉट आएगा, तब वो पूरे इनवॉइस का आईटीसी ले पाएगा। 16(2) का फर्स्ट प्रोवाइजो ये बोलता है। उसके बाद 16(2) का सेकंड प्रोवाइजो बोलता है कि 180 डेज के अंदर गवर्नमेंट को 180 डेज के अंदर रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट कर देनी चाहिए। ठीक है, आप उसमें अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट पे मैं नीचे जाऊंगा बाद में। पहले आप समझो कि सेकंड प्रोवाइजो क्या बोलता है। सेकंड प्रोवाइजो बोलता है कि गवर्नमेंट को छोड़ दो, रेसिपिएंट ने सप्लायर को 180 डेज के अंदर इनवॉइस का अमाउंट पे कर देना चाहिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जीएसटी, ये टोटल अमाउंट उसको 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इतना अमाउंट जो भी इनवॉइस का अमाउंट है रेसिपिएंट ने सप्लायर को पे कर देना चाहिए। अगर वो नहीं पे करता तो नॉन कंप्लायंस में यहाँ पे क्या गड़बड़ होगी वो आपको अमेंडमेंट में मैं बता देता हूं। अब एक क्लिप ऐड कर देता हूं और वहां पे पूरी अमेंडमेंट में आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, ये अमेंडमेंट देख लो, वो क्लिप देख लो, फिर अपन ये है सेक्शन 16(2) का सेकंड प्रोवाइजो जो मेरे को तुम्हारे साथ डिस्कस करना है। ये रीसेंट वाली अमेंडमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वही पैराग्राफ है, लेकिन इस पैराग्राफ में मैंने 3 बाइफरकेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों बाइफरकेशन आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। इसको मतलब बाइफरकेट करके मैंने और भी अच्छे से लिखा हुआ है। अब एक बात समझो, ये तीनों चीजें हैं जो चेंज हुई हैं, जो आपको समझनी पड़ेंगी। पहले बात क्या होती थी, इसके पहले क्या होता था, अमेंडमेंट के पहले ये होता था कि अगर रेसिपेंट ने सप्लायर को 180 डेज के अंदर इनवॉइस का अमाउंट, दैट मींस वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जो भी जीएसटी उस पे लगी हुई है, 180 डेज के अंदर पे नहीं किया, तो जितना भी उसने नॉन पेमेंट किया, मतलब जितनी भी पेमेंट बैलेंस रखी है, उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी उसको गवर्नमेंट को रिवर्स करके वापस दे देना है आफ्टर 180 डेज। अब यहाँ पे अमेंडमेंट पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रही है, जो मैंने फर्स्ट वाला बॉक्स बनाया है, पॉइंट नंबर 1 वाली अमेंडमेंट में बोला गया कि अगर 180 डेज के अंदर रेसिपेंट ने सप्लायर को फुल आईटीसी का, फुल इनवॉइस का अमाउंट, मतलब इंटायर इनवॉइस अमाउंट, अगर फॉर एग्जांपल मान लो इनवॉइस का अमाउंट था 10 लाख के गुड्स थे, प्लस उसके ऊपर 1,80,000 का जीएसटी था 18%, 11,80,000 अगर इनवॉइस का अमाउंट था, तो इंटायर इनवॉइस अमाउंट 180 डेज के अंदर पे कर देना ही चाहिए। और अगर नहीं पे किया, 180 डेज के अंदर फुल इनवॉइस अमाउंट नहीं पे किया, तो उसके 180 डेज के बाद में पूरा का पूरा आईटीसी जो भी उस इनवॉइस में था वो पूरा गवर्नमेंट को देना होगा।
इस इनवॉइस में आईटीसी का अमाउंट था 1,80,000 का, तो पूरा का पूरा अमाउंट गवर्नमेंट को 180 डेज के बाद में देना होगा। दूसरी मार पड़ेगी जो पॉइंट नंबर सेकंड में लिखा हुआ है, ये अमाउंट जो आपको गवर्नमेंट को देना है अलोंग विद इंटरेस्ट, एप्लीकेबल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50। लेकिन एक बात समझना, जो इंटरेस्ट की जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 50, उसमें भी अमेंडमेंट आई है, तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। पूरा सेक्शन 50 तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, वो बड़ा अमेंडमेंट है, लेकिन उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे गाइड कर दूंगा कि वो इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे और कितना ऐड करना है। तीसरी बात, अगर मेरे को 180 डेज के बाद में पूरा आईटीसी का अमाउंट 1,80,000 अगर गवर्नमेंट को देना पड़ता है, क्योंकि मैंने अमाउंट फुल आईटीसी फुल इनवॉइस वैल्यू पे नहीं किया था, तो जो भी अमाउंट पे करना है अलोंग विद इंटरेस्ट, ये कब पे करना है, किस मंथ में पे करना है, कौन से 180 डेज के बाद में किस मंथ की टैक्स लायबिलिटी में मुझे पे करना है, किस मंथ के 3B में मुझे पेमेंट करनी है, ये इन्होंने यहाँ पे इस थर्ड पॉइंट में बताया। ये तीनों चीजें अलग अलग एंगल से समझेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। ये अमेंडमेंट के अंदर 3 चीजें हैं जिस पे फोकस मैं रखूंगा और मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहली वाली अमेंडमेंट जो पहला वाला जो उस मेरे को पॉइंट समझाना है, इसका पहला वाला पॉइंट इन्होंने बोला, जो मैंने आपको वही बताया कि अगर पूरा का पूरा इनवॉइस अमाउंट पे नहीं किया 180 डेज के अंदर, तो 180 डेज खत्म होने के बाद में पूरा आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इनवॉइस को फुल आईटीसी का अमाउंट आपको गवर्नमेंट को देना होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया कि अगर 11,80,000 जो इनवॉइस वैल्यू था, ये टेबल देखो, आपको ये समझ में आ जाएगा। बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले की। अगर जो इनवॉइस में अमाउंट था 11,80,000, 10 लाख के वैल्यू ऑफ सप्लाई था, प्लस उसके ऊपर जो जीएसटी था 1,80,000, पूरा 11,80,000 पे करना था 180 डेज में, और पे कर भी दिया, तो ऐसे केस में सेकंड प्रोवाइजो का 16(2) का सेकंड प्रोवाइजो की नॉन कंप्लायंस हिट नहीं होगी। दैट मींस 180 डेज के बाद उसको कोई भी आईटीसी रिवर्स करके देना नहीं है गवर्नमेंट को, वो तो नॉर्मल केस है। लेकिन यहां पे अगर देखो 180 डेज में पूरा अमाउंट पे नहीं किया, तो पूरा का पूरा आईटीसी देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, रेसिपेंट ने सप्लायर को 11,50,000 रुपीज पे कर दिए थे, सिर्फ 30,000 का पेमेंट बैलेंस रखा था, और वो भी जानबूझ के, क्योंकि उनके बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा था उस ट्रांजेक्शन को लेकर के। फिर भी गवर्नमेंट ने बोला नहीं, अगर 30,000 की पेमेंट क्या 1 रुपए का भी बाकी होगा, तो पूरा का पूरा आईटीसी 1,80,000 का आईटीसी गवर्नमेंट को देना होगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ये मार पड़ेगी, ठीक है। ये एक अच्छी वाली, मतलब बड़ी वाली अमेंडमेंट है, जिसको देख के आपको ध्यान देना चाहिए एग्जाम में। दूसरी बात इंटरेस्ट को लेकर के है। मैं इंटरेस्ट का पूरा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ सेक्शन 50 का एक्सट्रैक्ट लाके यहाँ पे रखा हुआ है। जब आईटीसी की बात होती है, आईटीसी जब आपने किसी पर्सन ने रॉन्गली अवेल किया और बाद में उसको गवर्नमेंट को रिवर्स करके देना पड़ता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट जब लगेगा तो वो सेक्शन 50 के सबसेक्शन 3 के हिसाब से लगेगा। इसको 53 बोलते हैं। 53 मतलब 53 नहीं, 50 ब्रैकेट में 3, ठीक है। तो यहाँ पे कब इंटरेस्ट पे करना है और नहीं पे करना है। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले में, कब पे करना पड़ता है। अगर आईटीसी अवेल किया एंड यूटिलाइज किया, एंड यूटिलाइज अवेल करने के बाद उसको यूटिलाइज भी कर लिया, तो इंटरेस्ट देना होगा। जब भी आपको गवर्नमेंट को वो वापस देना पड़ता है, आईटीसी का अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, आईटीसी अवेल तो किया था लेकिन यूटिलाइज नहीं किया, तो इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे केस में मान लो 180 डेज एक्सपायर हो गए, आपने आईटीसी अवेल किया, यूटिलाइज नहीं किया, तो 180 डेज खत्म होने के बाद में आपको सिर्फ आईटीसी का अमाउंट देना है, इंटरेस्ट उस पर नहीं देना है, ठीक है। ये एक अच्छी अमेंडमेंट है। सेक्शन 53 में इसको पूरा कवर अप करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं अगर पे करना है तो कितना पे करना है। 50 का सबसेक्शन 3 अप्लाई हो जाता है, पीआरटी, वो तो मैंने अपने वर्ड से लिखा है, हम स्कूल में भी पढ़ते थे कि जब भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है तो आपको 3 वैल्यूज पता होनी चाहिए। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, किस वैल्यू पे इंटरेस्ट लगेगा। दूसरा, व्हाट वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और तीसरा, व्हाट वुड बी द पीरियड, कितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट पे करना है। तीनों बातों पे बात करते हैं। किस अमाउंट पे करना होगा इंटरेस्ट, तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि जितना भी आईटीसी यूटिलाइज किया है, उस यूटिलाइज वाले आईटीसी पे आपको पेमेंट करना होगा। दूसरी बात, किस रेट ऑफ टैक्स पे इंटरेस्ट देना होगा, यहाँ पे 18% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट देना होगा। सेक्शन 53 के अंदर, 50 वाले 3 के अंदर लिखा हुआ है मैक्सिमम 24% एज में भी नोटिफाई, तो नोटिफाई करके बताया है इंस्टीट्यूट ने, मॉड्यूल में सप्लीमेंट्री में भी डाला है कि 18% अप्लाई होगा। तीसरी बात, व्हाट वुड बी द टाइम पीरियड, अगर आपको आईटीसी वाले के लिए इंटरेस्ट पे करना है जो आपने रॉन्गली अवेल किया और यूटिलाइज किया, तो आपको जिस दिन से देना है आपको इंटरेस्ट पे करना है फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी टिल द डेट ऑफ पेमेंट टू द गवर्नमेंट। ये बात सेक्शन 16(2) का सेकंड प्रोवाइजो में नहीं लिखी है, ये बात रूल 37 में भी नहीं लिखी है, ये बात इंटरेस्ट वाले सेक्शन में है। मैंने वहां पे बस आपको कनेक्ट किया है कि अगर इंटरेस्ट लगता है तो सेक्शन 50 के हिसाब से लगता है, और सेक्शन 50 का सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, जब आपको इंटरेस्ट पे करना होता है ऑन द अमाउंट ऑफ आईटीसी विच वाज रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, ठीक है। ये सेक्शन 50 की बात है जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दी।
सेक्शन 50 पूरा ये नहीं है और बहुत बड़ा है, वो बड़ा उन्होंने ड्राफ्ट पूरा सेक्शन 50 को ड्राफ्ट किया और रूल 88 भी है, नया रूल इंसर्ट हुआ है। तो जब इंटरेस्ट कंप्यूट करना होगा वो किस रेट पे कंप्यूट करना है, किस अमाउंट पे और कितने पीरियड के लिए, वो पूरी बात नए वाले रूल के अंदर है, रूल 88B। ठीक है, वो पूरी बात वहां पे डिस्कस होगी। दिस जस्ट इनकम्प्लीट डिस्कशन जहां पे मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया उसके बारे में। रूल 88B देखेंगे जब मैं इंटरेस्ट वाला सेक्शन 50 तुम्हारे से बात करूंगा। थर्ड वाली चीज, अभी आपको गवर्नमेंट को पे कब करना है वो सेकंड प्रोवाइजो में ही लिखा हुआ है। सेक्शन 62 के सेकंड प्रोवाइजो में रूल 37 है, उस रूल 37 को इन्होंने रीड्राफ्ट करके लिखा। बोला कि जब भी अमाउंट अगर पे करने को आएगा 180 डेज के बाद में पे करना पड़ता है, क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया सप्लायर को 180 डेज में, तो आपको आईटीसी का अमाउंट प्लस अलॉन्ग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट पे करना होगा। जीएसटीआर 3B जब भी नेक्स्ट उसके बाद में 180 डेज एक्सपायर होने के बाद में जो भी नेक्स्ट जीएसटीआर 3B फाइल करने की डेट आएगी, उस वाले जीएसटीआर 3B में आपको ये अमाउंट देना होगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिखा है नीचे ऑरेंज वाले बॉक्स में। मान लो अगर 9 जनवरी को 180 डेज एक्सपायर हो गए, तो 9 जनवरी के बाद में कौन सा 3B आने वाला है? जनवरी 20th को आपको दिसंबर 22 वाले 3B फाइल करने की डेट होती है 20 जनवरी तक। तो 9 जनवरी के बाद में इमीडिएटली जो दूसरा नेक्स्ट वाला 3B आने वाला है वो दिसंबर का 3B फाइल करना होगा आपको। तो उस दिसंबर वाले 3B में आपको ये अमाउंट ऐड करके गवर्नमेंट को दे देना होगा। जो भी आपने आईटीसी मतलब गवर्नमेंट को रिटर्न करना है फुल वाला 180 अपने एग्जांपल के हिसाब से प्लस एप्लीकेबल इंटरेस्ट, ये वाले 3B में आपको देना होगा। ये यहाँ पे पूरी डिस्कशन थी जो मेरे को वो नॉन कंप्लायंस वाले पैराग्राफ से करनी थी। तीनों बातें खत्म हो गई। एक बार के लिए खाली ये बात सुन लो, ये गड़बड़ क्या हुई है? ये गड़बड़ ये हुई है कि सिर्फ आपके मई 2023 वाले अटेम्प्ट के लिए ये जो अमेंड हुआ ये अप्लाई होगा। पहले जो होता था कि आपको सिर्फ प्रोपोर्शनेट, अगर आपने पार्ट पेमेंट कर दिए, थोड़ा ही अमाउंट बाकी है, तो जितना भी अमाउंट बाकी है उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्सल करना होता था। लेकिन ये इन्होंने चेंज करके इस अटेम्प्ट में ये तो लाया रीड्राफ्ट करके कि भाई नहीं, अगर फुल आईटीसी पूरा इनवॉइस का अमाउंट नहीं पे किया तो पूरा आईटीसी रिवर्सल गवर्नमेंट को पे करना होगा। ये सिर्फ मई 2023 में ही एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री से बैकलैश आया और इन्होंने वापस से उस प्रोविजन को चेंज करके नॉर्मल कर दिया। जो पहले अप्लाई होता था वही कर दिया कि भाई अगर थोड़ा भी पेमेंट बाकी है तो जितना पेमेंट बाकी है उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्सल करना होगा। बाकी दोनों चीजें अप्लाई होंगी, बस ये इंटायर अमाउंट पे नहीं किया तो इंटायर आईटीसी रिवर्सल करना है, ये वाली बात आप आगे नवंबर 23 में हट जाएगी। लेकिन अगर आप अभी मई 23 के लिए ये देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये पढ़ के जाना है। आगे वो वापस अमेंडमेंट होके आएगा, लेकिन वो आपके लिए अप्लाई नहीं होगा, नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए अप्लाई होगा। आपको यही पढ़ के जाना होगा जो मैंने बताया। ठीक है, अब जाते हैं स्क्रीन पे और बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये अमेंडमेंट थी सेक्शन 16(2) के सेकंड प्रोवाइज से रिलेटेड वाली अमेंडमेंट। ये आपने देखी, बहुत अच्छी अमेंडमेंट है, इसको अच्छे से करके जाना। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, 16(2) के इस सेकंड प्रोवाइज से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होगा। 2 पॉइंट्स हमने देखे, पहला वाला था वो प्रोवाइजो क्या बोलता है, दूसरा हमने देखा नॉन कंप्लायंस होगा तो क्या होगा। अब इससे रिलेटेड प्रोवाइजो जो है सेकंड प्रोवाइजो और 2 बातें बोलता है। तीसरी बात बोलता है रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी। फ्यूचर में जाकर के जब भी ये रेसिपेंट सप्लायर को वो इनवॉइस का अमाउंट जो भी उसको पे करना है, जब वो पे कर देता है, पूरा टोटल अमाउंट वो क्लियर कर देता है, तब फाइनली उसके इनवॉइस का जो भी वो आईटीसी उसने रिवर्स किया था, पे कर दिया था गवर्नमेंट को, वो आईटीसी वापस वो रीअवेल कर सकता है। एंड अच्छी बात ये है विदाउट एनी टाइम लिमिट एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 16(4). 16(4) की टाइम लिमिट जो है वो अप्लाई नहीं होगी और रीअवेलमेंट वो कभी भी कर सकता है अपने हिसाब से। फ्यूचर में उसको पे कर दे सप्लायर को और आईटीसी अवेल कर सकता है। एक्सेप्शन है उसके बाद में, यहाँ पे बोला कि 16(2) का सेकंड प्रोवाइजो इन फॉलोइंग तीन कैटेगरी के लोग हैं एबीसी, इनको अप्लाई नहीं होगा। ये एक्सेप्शन है सेक्शन 16(2) के सेकंड प्रोवाइजो का। पहला पर्सन 93 या 94 वाले ट्रांजेक्शन जहां पे आरसीएम में रेसिपेंट को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, ऐसे केसेस के लिए रेसिपेंट को अगर उसने सप्लायर को पैसे नहीं भी दिए तो भी चलेगा, उसको रिवर्सल करने की जरूरत नहीं होती, सेकंड प्रोवाइजो अप्लाई नहीं होता। दूसरा 7(1)(c) में शेड्यूल 1 के अंदर वो 4 ट्रांजेक्शन आपको याद होगा। पहला वाला पैरा बोलता है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, ऐसे करके टोटल 4 पैरा थे। वो वाले जो ट्रांजैक्शंस है वो तो विदाउट कंसिडरेशन है, वहां पे तो कंसिडरेशन पे ही नहीं करना, तो क्या पे करेगा रेसिपेंट, कुछ पे ही नहीं करना है, उसको ₹0 है। तो ऐसे केस में यहाँ पे सेकंड प्रोवाइजो अप्लाई नहीं होगा। और तीसरा 15(2)(b), आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर देखा होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में 15(2) के अंदर कुछ इंक्लूजन्स है और 15(2)(b) बोलता है कि वो वाली इंक्लूजन, वो वाला अमाउंट जो रेसिपिएंट ने थर्ड पार्टी को पे कर दिया, जो सप्लायर की लायबिलिटी थी, तो ऐसे वाले अमाउंट के लिए
ऑलरेडी रेसिपेंट ने थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दिया है, अब थोड़ा ना वो सप्लायर को वापस से पेमेंट करेगा। तो ऐसे केस में वापस से बोला कि अगर रेसिपेंट ने सप्लायर को ऐसा अमाउंट नहीं पे किया तो भी चलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे पे कर चुका है, तो मान लिया जाएगा डीम्ड पेमेंट है। ठीक है, बी और सी वाले केस में मान लिया जाएगा कि डीम्ड पेमेंट हो चुकी है सप्लायर को। ये बातें थी, ये 3 एक्सेप्शन थे जिनके लिए 16(2) का प्रोवाइसो हिट नहीं होगा। उसके बाद 16(3) है, बोलता है डेप्रिसिएशन के बारे में। अगर जो जीएसटी कंपोनेंट है उस जीएसटी कंपोनेंट का ड्यूअल बेनिफिट नहीं ले सकते। मान लो फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड्स, कोई कैपिटल एसेट आपने लिया था 10 लाख का, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 10 लाख थी, प्लस उसके ऊपर जीएसटी लगा था 1,80,000 का, 18% जीएसटी। अब ये जो भी इनवॉइस आपके पास में आता है उसका आप 1,80,000 जो जीएसटी कंपोनेंट है इसका आप ड्यूअल बेनिफिट नहीं ले सकते, या तो 1,80,000 को ही आप 10 लाख के साथ ऐड कर दो और 11,80,000 पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर दो इनकम टैक्स एक्ट में, या फिर इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ 10 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करना और वो जो 1,80,000 है उसको आप यहाँ पे जीएसटी कंपोनेंट में, जीएसटी एक्ट में उसका आईटीसी आप ले सकते हो। उस जीएसटी कंपोनेंट का ड्यूअल बेनिफिट नहीं ले सकते, या तो इनकम टैक्स में उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर दो या फिर जीएसटी एक्ट में उसका आईटीसी ले लो। 16(3) ने ये बात बोली। अगेन लास्ट अमेंडमेंट है यहाँ पे सेक्शन 16 से रिलेटेड, चौथी लास्ट अमेंडमेंट जो बोलती है टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी। 16(4) ने बोला कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनवॉइसेस होते हैं, जो भी डेबिट नोट होते हैं, उनके सारे इनवॉइसेस और डेबिट नोट का जो भी आईटीसी लेने के लिए टाइम लिमिट पूरे फाइनेंशियल ईयर में कभी ले लो या फिर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद एक स्पेसिफाइड डेट तक ले सकते हैं, वो लास्ट डेट होती है। यहां पे अमेंडमेंट हुई। पहले क्या होता था, पहले बोला था सितंबर 1 का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या फिर एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। अब इसको यहां पे अमेंड करके बोला 30th नवंबर, एग्जैक्ट डेट बोल दिया, या तो 30th नवंबर या फिर एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, ये हो जाएगी लास्ट डेट फॉर अवेलिंग द आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। तो उस फाइनेंशियल ईयर के जो भी इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स हैं वो फाइनेंशियल ईयर में तो कभी भी ले लो या फिर खत्म होने के बाद, ये दोनों में से जो भी अर्लियर डेट है उस लास्ट डेट पे आपको आईटीसी लेना होगा। 16(4) यहाँ पे खत्म होता है, सेक्शन 16 यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग जाके डिस्कस करेंगे सेक्शन 18। ठीक है, नेक्स्ट है रूल 86A, ये है रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। 5 पॉइंट्स है इसमें। पहला पॉइंट बोलता है अथॉरिटी। कौन सी है अथॉरिटी जो रूल 86A को इंपोज कर देगी, रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर देगी? कमिश्नर के पास पावर है या फिर एनी अदर ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द कमिश्नर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। अगर उसको लगता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करनी चाहिए, उसके पास में कोई रीजंस टू बिलीव है, उसको ऐसा लग रहा है कि जो आईटीसी है वो फ्रॉडुलेंटली अवेल किया या फिर आईटीसी इनएलिजिबल था और फिर भी रेसिपेंट ने आईटीसी ले लिया, रीजंस टू बिलीव होंगे तो कमिश्नर या फिर ऑथोराइज्ड ऑफिसर रूल 86A इंपोज कर देगा, उसकी रिस्ट्रिक्शन से इंपोज करेगा। बट एक बात समझना, यहाँ पे अथॉरिटी के रीजंस टू बिलीव होने से बात नहीं बनती, सर्कमस्टेंस भी होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में जो सर्कमस्टेंस लिखे हैं, अगर वो सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट करते हैं एंड कमिश्नर या फिर ऑथोराइज्ड ऑफिसर के पास में रीजंस टू बिलीव है कि भाई आईटीसी फ्रॉडुलेंटली लिया था या फिर इनएलिजिबल था, तो ऐसे केस में वो रूल 86A की रिस्ट्रिक्शन इंपोज करेंगे। सर्कमस्टेंस को मैंने 2 कैटेगरीज में बांटा है। पहला सर्कमस्टेंस वो टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड है, जो भी टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या जो भी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आईटीसी लिया गया है, वो टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या डेबिट नोट या फिर जो भी डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे आईटीसी लिया है वो किसी नॉन एग्जिस्टेंट सप्लायर ने इशू किया था। वो सप्लायर जो भी है जिसने ये इशू किया है, ही इज नॉट कंडक्टिंग हिज बिजनेस फ्रॉम दैट प्लेस ऑफ बिजनेस जो उसने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बताई थी, मतलब वो एक फेक सप्लायर की तरह है। दूसरा पॉइंट, ये जो भी इनवॉइस इशू किया गया, जो भी डेबिट नोट या इनवॉइस इशू किया है, इसके सामने ना कोई गुड्स रिसीव हुए, ना कोई सर्विसेज सप्लाई की गई, मतलब ये एक फेक ट्रांजैक्शन की तरह है। तीसरी बात, तीसरी सर्कमस्टेंस वेयर द टैक्स इज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस टैक्स डॉक्यूमेंट, जो भी टैक्स इनवॉइस है, जो हमने सेक्शन 16(2)C में कंडीशन पढ़ी थी कि सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देना चाहिए, और अगर सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे किया फिर भी रेसिपेंट ने आईटीसी ले लिया तो ये फ्रॉडुलेंट आईटीसी या इनएलिजिबल आईटीसी की तरह माना जाएगा। ये सर्कमस्टेंस बन जाएगी फर्स्ट कैटेगरी की, थर्ड वाली सर्कमस्टेंस, और ऑफिसर चाहे तो रूल 86A इंपोज कर देगा रेसिपेंट के ऊपर। सेकंड वाली कंडीशन, रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी ले रहा है, उस रेसिपेंट ने जो भी आईटीसी लिया है वो रेसिपेंट इज नॉट एग्जिस्टिंग। जहां से भी वो उसने जो प्लेस ऑफ बिजनेस बताई थी, जहां से वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बताया था, वहां से वो कोई बिजनेस कंडक्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो एक फेक पर्सन की तरह है, बस आईटीसी लेके भाग जाता है। और दूसरा वाला रजिस्टर्ड पर्सन ऐसा हु इज नॉट इन पोजीशन ऑफ अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, आईटीसी तो ले लिया लेकिन ही इज नॉट इन पोजीशन ऑफ अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। 16(2)A वाला जो कंडीशन हमने देखा था उसमें यही बोला था कि रेसिपेंट मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। अगर उसके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, ही इज नॉट इन पोजीशन ऑफ द टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या जो भी है, तो वो भी एक सर्कमस्टेंस बन जाएगी और फिर रूल 86A इंपोज कर पाएगा अगर कमिश्नर के पास रीजंस टू बिलीव है।
ये 5 सर्कमस्टेंस है जहां पे रूल 86 इंपोज हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 बोलता है मैनर ऑफ रिस्ट्रिक्शन, किस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 रिस्ट्रिक्शन बताई है, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। या तो ऑफिसर विल नॉट अलाउ टू यूज दी आईटीसी फॉर डिस्चार्जिंग दी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए आप आईटीसी नहीं यूज कर पाओगे। दूसरी रिस्ट्रिक्शन, ही विल नॉट अलाउ द रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड अगर आप लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप रिफंड नहीं ले पाओगे। ये 2 केसेस, वो 2 तरीके से वो इंपोज कर सकता है। व्हाट इज द पीरियड, इन पीरियड यहाँ पे बताया 1 ईयर। जब भी रूल 86A ऑफिसर इंपोज करता है, उसकी जो इंपोज करता है वो मैक्सिमम 1 ईयर के लिए रहती है। 1 ईयर के बाद में, फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोजिशन टिल दैट पीरियड ऑफ 1 ईयर, उसके बाद में वो इट विल सीज टू हैव इफेक्ट। क्या विड्रॉवल हो सकता है जो भी रिस्ट्रिक्शन इंपोज की मिडवे में, जैसे ही मतलब इंपोज किया और बीच में ऑफिसर उसको विड्रॉ कर सकता है? आंसर इज यस। जो भी ऑफिसर है या फिर जिस ऑफिसर ने वो कमिश्नर या ऑफिसर जिसने इंपोज किया है, इफ दैट ऑफिसर इज सेटिस्फाइड तो फिर उस केस में यहाँ पे वो विड्रॉ कर सकता है। उसको लगता है कि कोई भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो विड्रॉ कर लेगा। रूल 86A था, इजी था। उसके बाद रूल 86B है, ये भी सिमिलर लाइंस पे है। यहां पे भी बोला गया रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब इसकी बात समझना। पॉइंट नंबर 1 बोला एप्लीकेबिलिटी, रूल 86B कब अप्लाई होगा? कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी टैक्सेबल सप्लाई किसी भी पर्टिकुलर मंथ में अगर एक्सीड हो जाती है ₹50 लाख को, मतलब 50 लाख से ज्यादा हो जाती है, तो उस पर्सन पे रूल 86B इंपोज हो जाएगा। लेकिन एक बात समझना, टैक्सेबल सप्लाई का अमाउंट लेते वक्त मैंने स्टार मार्क करके नीचे लिखा है, टैक्सेबल सप्लाई में से एग्जाम सप्लाई निकाल देना, जीरो रेटेड सप्लाई निकाल देना। वो वाली टैक्सेबल सप्लाई जो ये दोनों वैल्यूज निकालने के बाद में आती है, वो वाली टैक्सेबल सप्लाई अगर कोई भी पर्टिकुलर मंथ में 50 लाख को एक्सीड कर जाएगी तो रूल 86B की रिस्ट्रिक्शन इंपोज हो जाती है। What is the nature of restriction which is imposed? यहाँ पे इन्होंने बोला रूल 86B की रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि जो भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अगर पे करनी है तो उस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए आप पूरा का पूरा आईटीसी लेजर से पे नहीं कर सकते। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए ओनली 99% ऑफ द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपको क्रेडिट लेजर से पे करने को अलाउ किया जाएगा। बाकी जो बैलेंस है मिनिमम 1% तो आपको कैश लेजर से ही पे करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 1 लाख की, तो 1 लाख का 99,000 खाली आप क्रेडिट लेजर से दे सकते हो। आपको 1% दैट मींस 1,000 आपको एटलीस्ट 1,000 तो कैश लेजर से ही पे करना होगा। ये रिस्ट्रिक्शन है। एक्सेप्शन, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 बोलता है रूल 86B की एक्सेप्शन है। फॉलोइंग कैटेगरी के लोगों में यहाँ पे 86B इंपोज नहीं हो सकता। इवन दो उनका टैक्सेबल सप्लाई किसी भी पर्टिकुलर मंथ में 50 लाख को एक्सीड कर जाए तो भी इन लोगों पे 86B इंपोज नहीं होगा। पहला वाला इन्होंने बोला कोई ऐसा पर्सन जिसने इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स मोर देन 1 लाख का इनकम टैक्स उसने पे किया है, जहां पे रूल सेक्शन 139(1) की टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई थी इन रिटर्न फाइल करने की, उसके बावजूद उसने इन ईच ऑफ द 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स मोर देन ₹1 लाख का इनकम टैक्स पे किया, तो उस रजिस्टर्ड पर्सन पे रूल 86B अप्लाई नहीं होगा। लेकिन एक बार समझना, नीचे पॉइंट 2 पॉइंट तुमको एकदम स्क्रीन के नीचे दिख रहे होंगे, वहां पे उन्होंने बोला कि भले ही वो रजिस्टर्ड पर्सन ने मोर देन 1 लाख का इनकम टैक्स नहीं भी पे किया होगा, उससे रिलेटेड जो भी पर्सन है, अगर उन्होंने भी इन ईच ऑफ द 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में उसने मोर देन 1 लाख का इनकम टैक्स पे किया, जहां पे 139(1) की डेट टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी थी, तो भी रजिस्टर्ड पर्सन को यहाँ पे छूट दी जाएगी, उसके ऊपर 86B अप्लाई नहीं होगा। जैसे एचयूएफ है तो एचयूएफ के केस में कर्ता ने पे कर दिया मोर देन 1 लाख का इनकम टैक्स, प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म के केस में प्रोप्राइटर ने ही मोर देन 1 लाख का इनकम टैक्स पे कर दिया है, कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर ने मोर देन 1 लाख का इनकम टैक्स पे किया इन प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स। सिमिलरली पार्टनरशिप फॉर्म में एनी ऑफ द 2 पार्टनर्स, कंपनीज के केस में फुल टाइम डायरेक्टर्स, और कोई एसोसिएशन है तो मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमिटी ऑफ दैट एसोसिएशन एंड ट्रस्ट के केस में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, अगर ये लोगों ने भी मोर देन 1 लाख का इनकम टैक्स पे किया है इन ईच ऑफ द 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जहां पे 139(1) की डेट निकल चुकी थी, फिर उस रजिस्टर्ड पर्सन पे भी 86B अप्लाई नहीं होगा। ये पहली एक्सेप्शन थी। दूसरी एक्सेप्शन बोला कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 1 लाख का रिफंड लिया था, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट का, तो उस पर्सन पे भी इस करंट फाइनेंशियल ईयर में 86B अप्लाई नहीं होगा। आपको पता होगा अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड आपको सिर्फ 2 केस में मिलता है। अगर जीरो डेटेड सप्लाई किया है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में आपको अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड मिलता है। तो अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 1 लाख का आपने रिफंड लिया है तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में 86B अप्लाई नहीं होगा। थर्ड कंडीशन बोलती है कि मोर देन 1% का आपने कैश लेजर से पे कर चुके हो इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी करंट फाइनेंशियल ईयर का
फॉर एग्जाम्पल आपको पूरा क्यूमुलेटिव टोटल अगर इस पर्टिकुलर मंथ तक लो और उस क्यूमुलेटिव टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का मोर देन 1% आप ऑलरेडी कैश लेजर से पे कर चुके हो इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो उस पर्सन पे यहाँ पे 86 भी अप्लाई नहीं होगा। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सितंबर मंथ की अगर बात करें, सितंबर मंथ का जो टैक्स लाइबिलिटी पे करना बाकी है, हम सितंबर मंथ की लाइबिलिटी पे करना चाहते हैं, सितंबर मंथ की लाइबिलिटी भी ले लो और अप्रैल से लेके अगस्त तक की भी लाइबिलिटी ले लो जो आपने ऑलरेडी पे कर चुके हो। ये टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इस करंट फाइनेंशियल ईयर की क्यूमुलेटिव टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, और आपने जो कैश लेजर से अब तक आपने जो अगस्त तक पे किया है वो कैश लेजर से आपने कितना पे किया, ये देखना कि आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से पे करना था आपने कैश लेजर तक अब तक कितना पे कर चुके हो। अगर ये जो अमाउंट आता है ये मोर देन 1% आता है तो इसका मतलब आपने ये ऑलरेडी कंप्लाई कर चुके हो। ऐसे केस में आपको सितंबर मंथ का जो भी टैक्स लाइबिलिटी पे करना है, इस टैक्स लाइबिलिटी को पे करने के लिए आप अपना क्रेडिट लेजर से पूरा का पूरा अमाउंट दे सकते हो, आपके ऊपर 86 भी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ पे ब्लू बॉक्स में इन्होंने बोला कि जब भी आप कैश लेजर का अमाउंट टोटल करते हो कि आपने कैश लेजर से कितना पे किया करंट फाइनेंशियल ईयर में, इसमें आपको वो वाला अमाउंट नहीं लेना है जहां पे आपके ऊपर आरसीएम की लाइबिलिटी आई थी और आपने आरसीएम का पेमेंट किया था, क्योंकि आरसीएम तो वैसे भी कैश लेजर से ही पे करना होता है, तो उसमें थोड़ी कोई बड़ा तीर मार दिया आपने, वो वैल्यू छोड़ दो। उसके अलावा जो भी आपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कैश लेजर से पे की है उसको कंपेयर करना अब तक की टोटल क्यूमुलेटिव आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से, और अगर ये अमाउंट इसका 1% से ज्यादा का आ रहा है दैट मींस आपने ऑलरेडी कंप्लाई किया हुआ है, तो सितंबर मंथ वाली जो हमने एग्जांपल लिया था आपको पे करने के लिए 100% आप कैश लेजर से पे कर सकते, क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हो। सॉरी, लास्ट वाला 4 लोग हैं गवर्नमेंट वाले, गवर्नमेंट ने अपने आप को ही बचा दिया, इन 4 कैटेगरी के लोगों पे 86 भी अप्लाई नहीं होगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, कोई लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडी, ये गवर्नमेंट के ही लोग हैं, इनके ऊपर कभी भी 86 भी अप्लाई नहीं होता। ये था 2 रूल्स जो बीच में मेरे को कराने थे, रूल 86A एंड 86B। अब जाएंगे हम लोग देखेंगे सेक्शन 18, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 18, ये है क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तुमको ये स्क्रीन पे 9 केसेस दिख रहे हैं, ये 9 केस हम लोग देखेंगे। सेक्शन 18 तुम्हारा स्टार्ट टू एंड सब कुछ इसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 9 केसेस हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, इसको मैं बोलता हूँ लर्निंग दी आर्ट ऑफ आईटीसी या फिर पार्ट ऑफ आईटीसी। ए से अवेलिंग आईटीसी, आर से रिवर्सल ऑफ आईटीसी, टी से ट्रांसफर ऑफ आईटीसी, पी से पेमेंट ऑफ टैक्स। ये सारे केसेस अपन कवर करने वाले। पहली जो मेरी तुम्हारे साथ डिस्कशन होगी वो अवेलिंग दी आईटीसी से रिलेटेड है। वहां पे 3 केसेस है ब्लू वाले, ठीक है। अवेलिंग दी आईटीसी के नीचे 3 केसेस है, वो 3 केस पे ऊपर बात करते हैं। अवेलिंग दी आईटीसी में इन्होंने पहले केस बोला कि जो पर्सन पहले रजिस्टर्ड नहीं था वो रजिस्ट्रेशन ले रहा है, या फिर दूसरा केस जो पर्सन पहले कॉम्पोजिशन स्कीम में था वो नॉर्मल में आ रहा है, या फिर तीसरा केस जो पर्सन पहले एग्जिम अप्लाई करता था वो टैक्सेबल कर रहा है। तीनों के अंदर कॉमन बात यह है कि पहले बिल्कुल भी आईटीसी नहीं मिलता था, ना इनपुट पे, ना कैपिटल गुड्स पे, ना इनपुट सर्विसेज पे। फ्यूचर में सब कुछ आईटीसी मिलेगा, जो भी इनपुट्स लिया जाएगा, जो भी कैपिटल गुड्स लिया जाएगा, जो भी इनपुट सर्विस लिया जाएगा, सब पे आईटीसी मिलेगा। लेकिन हम पास्ट की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बात भी नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं इस डेट पे, जिस पर्टिकुलर डेट पे उसने रजिस्ट्रेशन लिया, जिस पर्टिकुलर डेट पे वो कॉम्पोजिशन स्कीम से अब नॉर्मल में आ रहा है, जिस डेट पे उसकी एग्जिम सप्लाई टैक्सेबल हो गई, उस डेट पे वो स्विच ओवर की डेट है, क्या उस डेट पे उसको कोई आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, इस स्विच ओवर डेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ स्क्रीन के इस साइड पे, मेरे को तुम्हारे साथ जो डिस्कस करना है। अब यहां पे जो देख रहे हो तुम, अवेलिंग दी आईटीसी का जो येलो वाला में मैंने बोला ऑल 3 केसेस डिस्कस करेंगे। उसमें एक ऑरेंज वाला पॉइंट है, पहला वाला पॉइंट, तो दूसरा वाला ग्रीन वाला पॉइंट। ऑरेंज पॉइंट में जो एंटाइटलमेंट ऑफ आईटीसी लिखा है वो इतना सा नहीं है, ये तो बस इंट्रोडक्शन है। वो एक्चुअली एक बड़े से टेबल में है, वो मैं तुमको वो स्क्रीन एक बार मेरे लैंडस्केप वाले मोड में तो वो दिखा देता हूं, और वो देखने के बाद उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो हम लोग यहाँ पे आके देखेंगे, तो नोट्स तुमको फिर बाद में समझ में आ जाएगा। तो जाते हैं और पहले फिर वो हम लोग देख लेते हैं वो टेबल, ठीक है। ये है वो 3 केसेस जो मेरे को तुम्हारे साथ डिस्कस करने हैं। यहाँ पे वो टेबल जो मेरे को बताना था, यहाँ पे तीनों ही केसेस है, केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है। पहला वाला केस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। उसके बाद दूसरा वाला है जो कॉम्पोजिशन से अगर कोई रेगुलर स्कीम में आ रहा है, और तीसरा वाला केस अगर कोई पहले एग्जेम्पशन में था उसकी सप्लाई टैक्सेबल हो रही है। एक एक करके देखते हैं। पहला वाला केस रजिस्ट्रेशन के लिए बोलता है पहले कोई रजिस्ट्रेशन में नहीं था तो उसको बिल्कुल भी आईटीसी नहीं मिलता था, अब फ्यूचर में वो रजिस्ट्रेशन में आ जाएगा तो उसको सब कुछ आईटीसी मिलेगा, इनपुट्स का, कैपिटल गुड्स का, इनपुट सर्विसेज का। हम पास्ट की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जिस दिन पे वो रजिस्ट्रेशन ले रहा है क्या उस दिन पे कोई वो आईटीसी ले सकता है। आंसर इज यस, ले सकता है। पहला वाला केस रजिस्ट्रेशन का बोलता है, रजिस्ट्रेशन के अंदर ही पहला वाला पार्ट बोलता है अगर वो लायबल टू रजिस्टर हो गया था और वहां से 30 डेज के अंदर इफ ही अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन, ऐसे केसेस में उसके हाथ में जो भी इनपुट्स हैं, इनपुट्स का उसको आईटीसी मिलेगा। लेकिन इनपुट्स कौन सी डेट के, एज ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन व्हिच ही बिकेम लायबल टू रजिस्ट्रेशन, उस दिन पे उसके हाथ में जो भी इनपुट्स हैं
वो दिन का वो आईटी इनपुट्स का वो आईटीसी ले सकता है। सिमिलरली वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में भी यही बोला कि जो भी इनपुट्स उसके हाथ में है एज ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कराने के ठीक एक दिन पहले का जो भी क्लोजिंग स्टॉक है, उस क्लोजिंग स्टॉक में जो भी इनपुट्स है, फिर वो रॉ मटेरियल फॉर्म में हो, डब्ल्यूआईपी फॉर्म में हो या फिर फिनिश गुड्स फॉर्म में हो, उन सारे इनपुट्स का वो आईटीसी ले सकता है। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि उन इनवॉइसेस, उन इनपुट्स की जो इनवॉइस है वो 1 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये पहला वाला केस था। दूसरा वाला केस, अच्छा पहले वाले केस में एक बात समझो, कैपिटल गुड्स अगर आपके हाथ में है, वो स्विच ओवर मतलब रजिस्ट्रेशन कराने के ठीक एक दिन पहले या फिर लायबल टू रजिस्टर होने के ठीक एक दिन पहले जो भी कैपिटल गुड्स आपके हाथ में है उसका आपको बिल्कुल भी आईटीसी नहीं मिलेगा और इनपुट सर्विसेज का कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपको इनपुट्स का ही आईटीसी मिलता है। बस कंडीशन है कि 1 साल से ज्यादा पुरानी इनवॉइस नहीं होने चाहिए। दूसरा वाला केस है कॉम्पोजिशन स्कीम का। जब कोई पर्सन कॉम्पोजिशन में था उसको आईटीसी नहीं मिलता था, फ्यूचर में उसको सारा मिलेगा, जो वो नॉर्मल स्कीम में आएगा तो सब आईटीसी मिलेगा। डेट ऑफ स्विच ओवर की अगर बात करें तो जो भी इनपुट्स उसके हाथ में है एज वेल एज जो भी कैपिटल गुड्स उसके हाथ में है, दोनों का आईटीसी ले सकता है। किस डेट का देखना है आपको? एज ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच ही बिकेम लायबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। तो रेगुलर स्कीम में आने के ठीक एक दिन पहले जो भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स उसके हाथ में है, वो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का आईटीसी ले सकता है। सिमिलर लाइंस पे जो लास्ट वाला केस है, एग्जेम्पशन से अगर कोई टैक्सेबल हो रहा है, उसकी सप्लाई टैक्सेबल हो गई, तो यहां पे भी बोला इनपुट्स एज वेल एज कैपिटल गुड्स दोनों का आईटीसी ले सकता है। किस दिन का देखना पड़ेगा? एज ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच हिज सप्लाईज बिकेम टैक्सेबल। तो टैक्सेबल हो जाने के ठीक एक दिन पहले का जो भी क्लोजिंग स्टॉक है, इनपुट जो भी हाथ में एज वेल एज जो भी कैपिटल गुड्स हाथ में है, क्लोजिंग स्टॉक जो भी वो है, वो टोटल आपको उसका आईटीसी मिलेगा। इनपुट्स एज वेल एज कैपिटल गुड्स, इनपुट्स कोई भी फॉर्म में हो, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी या फिनिश गुड्स फॉर्म में हो, सबका आईटीसी मिलेगा। कंडीशन है पॉइंट नंबर 2 की और 3 की, यहाँ पे कॉमन कंडीशन है जो मैंने बाजू में लिखी है। पहली कंडीशन बोलती है ये इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का आपको आईटीसी तो मिलेगा, लेकिन इनवॉइस 1 साल से ज्यादा पुराने के नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, कैपिटल गुड्स के केस में आपको पूरा का पूरा आईटीसी नहीं मिल सकता। जो भी उस कैपिटल गुड्स के ऊपर का आईटीसी है, वो आईटीसी में से आपको माइनस करना होगा 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, और वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसका आप आईटीसी ले सकते हो। और थर्ड वाला पॉइंट बोलता है कि जो भी आप डिटेल्स फर्निश करोगे, जो भी आप इनवॉइसेस फर्निश करोगे, उसको करस्पॉन्डिंग सप्लायर की डिटेल्स से मैच किया जाएगा और वो वेरीफाई करने के बाद आपको आईटीसी दिया जाएगा। तो ये पूरी बातें थी, हमने इस टेबल से देखी। अब जाते हैं स्क्रीन पे और उस नोट्स को रीड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नोट्स और नोट्स टू द टेबल। इस नोट्स टू द टेबल में 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट बोलता है कि डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा। जो भी पर्सन ये आईटीसी लेना चाह रहा है उसको एक डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा। उस डिक्लेरेशन में जो भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स पे वो आईटीसी लेना चाह रहा है, उन इनपुट्स और कैपिटल गुड्स की डिटेल्स उसको फर्निश करनी होंगी। दूसरा वाला पॉइंट बोलता है ये डिटेल्स कब देनी है, डिक्लेरेशन कब तक देनी है, तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स एलिजिबल फॉर आईटीसी। जिस दिन से एलिजिबल हुआ वहां से 30 डेज के अंदर डिक्लेरेशन देनी है। कमिश्नर के पास पावर है कि वो 30 डेज को और भी एक्सटेंशन दे सकता है। लास्ट वाला पॉइंट बोलता है कि एक प्रैक्टिसिंग सीए या फिर सीएमए से सर्टिफाई करवाना होगा अगर जो आईटीसी आप लेने जा रहे हो वो आईटीसी की वैल्यू इज एक्सीडिंग ₹2 लाख। 2 लाख यहाँ पे आपको लेना है टोटल करके, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सब कुछ मिलाने के बाद में अगर वो आईटीसी का अमाउंट जो लेना चाह रहे हैं वो 2 लाख से एक्सीड कर जाता है तो प्रैक्टिसिंग सीए या फिर सीएमए से सर्टिफाई करवाना होगा। ये पूरी बातें थी हमारी अवेलिंग द आईटीसी से। अब बाकी की बातें देखते हैं रिवर्सल ऑफ आईटीसी का, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर्सल ऑफ आईटीसी के 3 केसेस। अब यहाँ पे देखना तुम्हारे साथ में क्या होगा। रिवर्सल ऑफ आईटीसी के 2 केस पहले देख लेते हैं। जो नीचे के 2 केसेस है हम उस पर फोकस कर रहे हैं। मैं तुमको बता रहा हूँ रिवर्सल ऑफ आईटीसी के 2 केसेस में क्या हो रहा है। पहले कोई पर्सन अगर नॉर्मल स्कीम में था, अब वो कॉम्पोजिशन में आ रहा है, या फिर पहले वो टैक्सेबल सप्लाईज करता था, अब उसकी सप्लाईज एग्जेम्प्ट हो गई है। इन दोनों केसेस में कॉमन क्या बात हो रही है? कॉमन बात यह है कि पहले उसको सबका आईटीसी मिलता था, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, इनपुट सबका आईटीसी मिलता था। फ्यूचर में अब वो कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गया या फिर उसकी सप्लाईज एग्जेम्प्ट हो गई है, एंड से दोनों केसेस में उसको बिल्कुल भी आईटीसी नहीं मिलेगा, ना इनपुट्स पे, ना कैपिटल गुड्स पे, ना इनपुट सर्विसेज पे। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम पास्ट की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बात भी नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इस डेट पे, जिस दिन उसका स्विच ओवर होता है, क्या उस डेट पे उसको कुछ अमाउंट रिवर्सल करना पड़ेगा? आंसर इज यस। जो भी इनपुट्स उसके हाथ में है, जो भी कैपिटल गुड्स उसके हाथ में है, एज ऑन दिस डेट ऑफ स्विच ओवर, जिसके ऊपर पहले उसने आईटीसी लिया हुआ था, ऐसे इनपुट्स और कैपिटल गुड्स से अब वो आगे कॉम्पोजिशन सप्लाई करने वाला है या एग्जेम्प्ट सप्लाई करने वाला है, तो ऐसा नहीं चलेगा। इन इनपुट्स और कैपिटल गुड्स पे जो भी उसने आईटीसी लिया हुआ था, जो उसके हाथ में है एज ऑन द डेट ऑफ स्विच ओवर, इसके ऊपर का आईटीसी उसको रिवर्सल करके देना होगा। तो ये केसेस मैंने बता दिया। अब आ जाओ टेक्स्ट रीड करते हैं। पहला वाला बोलता है केस रिवर्सल ऑफ आईटीसी के मैं सेकंड और थर्ड केस डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट बोलता है केस ऑफ रिवर्सल। ये मैंने तुम्हारे को बता दिया कि कौन से 2 केस हैं। दूसरा पॉइंट बोलता है मैनर ऑफ रिवर्सल। ये रिवर्सल कैसे करना होगा?
अमाउंट, जो भी रिवर्सल का अमाउंट हम लोग नीचे डिटरमाइन करेंगे, उस अमाउंट को ऐड कर देना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, और फिर उसका यहाँ पे पेमेंट या तो क्रेडिट लेजर से हो जाएगा या फिर कैश लेजर से हो जाएगा। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में होगा वो मैंने ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है। जो भी उन इनपुट्स उसके हाथ में, फिर चाहे वो रॉ मटेरियल फॉर्म में हो, चाहे WIP फॉर्म में हो, या फिर वो फिनिश गुड्स फॉर्म में हो, एज वेल एज जो भी कैपिटल गुड्स उसके हाथ में है, एज ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ स्विच ओवर या फिर द डेट ऑफ एग्जेम्पशन, जिस दिन पे वो स्विच ओवर कॉम्पोजिशन में आ रहा है या फिर जिस दिन उसकी सप्लाईज एग्जेम्प्ट हो रही है, ठीक एक दिन पहले जो भी इनपुट्स या कैपिटल गुड्स हाथ में है, उन इनपुट्स और कैपिटल गुड्स के ऊपर रिवर्सल अमाउंट डिटरमाइन करना, और वो डिटरमाइन ऐड कर, वो अमाउंट जो डिटरमाइन किया उसको ऐड कर देना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। ये था मैनर ऑफ रिवर्सल। उसके बाद अमाउंट ऑफ रिवर्सल, ये इंपॉर्टेंट है। ये अमाउंट ऑफ रिवर्सल आपको कैसे डिटरमाइन करना है, मैंने पिंक में लिखा हुआ है रिवर्सल ऑफ अमाउंट इन केस ऑफ इनपुट्स, ये अलग से डिटरमाइन करेंगे, और रिवर्सल ऑफ अमाउंट इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स, रिवर्सल ऑफ ITC। इनपुट्स के लिए अलग पहले देख लेते हैं। इनपुट्स के केस में इन्होंने बोला जो भी इनपुट्स हाथ में है एज ऑन दिस डेट, इस डेट के ठीक एक दिन पहले जो भी क्लोजिंग स्टॉक इनपुट्स का है, उन इनपुट्स का करस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस ढूंढो, उस करस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस के बेसिस पे रिवर्सल करना होगा। इसके जो भी इनवॉइसेस पे जितना भी GST अमाउंट होगा, वो ITC लिया होगा, वो ITC का अमाउंट आपको लेना होगा, वही आपको रिवर्सल करना है। लेकिन अगर कोई ऐसे इनपुट्स है जिनका करस्पॉन्डिंग इनवॉइस नहीं मिल रहा, तो ऐसे वाले इनपुट्स के लिए आपको प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस डिटरमाइन करना होगा, और उस मार्केट प्राइस के बेसिस पे आपको ये रिवर्सल करना होगा। वो पिंक वाले बॉक्स का थर्ड पॉइंट ये बोलता है इनपुट्स के केस में, बोला कि अगर प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के बेसिस पे अगर आप ये रिवर्सल कर रहे हो, तो हो सकता है आपका प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस गलत हो, तो ये जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस आप ले रहे हो, इस अमाउंट को आपको, इस वैल्यू को आपको एक बार सर्टिफाई करवाना होगा किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कॉस्ट अकाउंटेंट से कि प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस आपने सही डिटरमाइन किया है, या फिर उसी से डिटरमाइन करवाना होगा। ये पॉइंट नंबर 3 था। इनपुट्स के केस में हमने देखा करस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस के बेसिस पे या फिर वो जो भी प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के बेसिस पे रिवर्सल करना है। कैपिटल गुड्स के लिए क्या करना है ये थोड़ा अलग से बताया। कैपिटल गुड्स के लिए जो भी कैपिटल गुड्स आपके हाथ में है, जो भी स्विच ओवर या एग्जेम्पशन की डेट के एक दिन पहले, उन कैपिटल गुड्स का ITC आपको लेना होगा। उसके जो भी इनवॉइसेस थे आपने ITC लिया था, वो वाला ITC फिगर ले लो, उसको मल्टीप्लाई करना रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन मंथ्स डिवाइड बाय 60 मंथ, जो कि टोटल यूजफुल लाइफ होती है। ऐसा अमाउंट आप ऐसा कैलकुलेट करोगे तो आपको वो रिवर्सल वाला अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन खास ध्यान रखना है, यहाँ पे बोला रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन कंप्लीट मंथ्स, इग्नोर पार्ट ऑफ द मंथ। तो अगर आपको यहाँ पे आंसर ऐसे आ रहा है 25 मंथ्स एंड 28 डेज, तो वो 28 डेज को इग्नोर कर दो, इग्नोर पार्ट ऑफ द मंथ, और सिर्फ 25 को आपको लेना होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 60। ऐसे करके आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। इग्नोर कर देना, ये आपको अपर राउंड ऑफ नहीं करना है। ऐसे नहीं करना 28 डेज है तो मैं उसको 25 की जगह 26 मंथ्स ले लूं, आपको राउंड ऑफ नहीं करना है, इग्नोर कर देना है पार्ट ऑफ द डेज जो भी है, नंबर ऑफ डेज को। ऐसे करके आपको कैपिटल गुड्स का अमाउंट आ जाएगा, वो आपको रिवर्सल करना है। लास्ट में उन्होंने बोला पॉइंट नंबर 4 में जो भी बैलेंस ITC होगा वो लैप्स हो जाएगा, उसको यूज नहीं कर सकते। फिफ्थ वाला पॉइंट बोलता है सेपरेट कैलकुलेशन। अगर CGST, SGST, ITGST, UGST जो भी है, इसके लिए आपको सब कुछ अलग अलग सेपरेट कैलकुलेशंस करनी होंगी। ये हमने देखा रिवर्सल के 2 केसेस। अब रिवर्सल का जो फर्स्ट केस है, मैंने आपको बोला था वो पेंडिंग रखते हैं। आ जाओ पहला वाला केस देखते हैं। पहला वाला केस है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कोई पर्सन पहले रजिस्ट्रेशन में था तो उसको सारा ITC मिलता था, इनपुट्स, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस, सब पे ITC लिया था, लेकिन अब तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रही है। फ्यूचर में तो ऑब्वियसली कोई उसको ITC मिल ही नहीं पाएगा, उसकी रजिस्ट्रेशन ही खत्म हो रही है। ऐसे केस में गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी यही बोला, जो भी आपने इनपुट्स और कैपिटल गुड्स आपके हाथ में है एज ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन, इसके ऊपर जो भी ITC का अमाउंट है आपको रिवर्सल करना होगा। लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ रिवर्सल की कैलकुलेशन है ये थोड़ी अलग होगी। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको लिंक कराता हूँ, आप एक बार याद कर लो। सप्लाई चैप्टर में हमने देखा था सेक्शन 7(1)(a) कैपिटल A, उसके नीचे शेड्यूल 2 था। वो शेड्यूल 2 का पैरा 4 बोलता है। पैरा 4 का जो थर्ड पॉइंट है वो बोलता है अगर कोई पर्सन इफ ही सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, पहले टैक्सेबल था अब ही सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रही है, पहले रजिस्ट्रेशन में था अब कैंसिल हो रही है, तो उसके बिजनेस एसेट्स डीम्ड सप्लाई मान लिए जाएंगे, डीम्ड टू बी सप्लाइड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वही लॉजिक यहाँ पे लगता है और वो लोग बोलते हैं ऐसे केस में आपके जो इनपुट और कैपिटल जो आपके हाथ में है वो डीम्ड सप्लाई मान लिए जाएंगे, और अगर सप्लाई है तो आउटवर्ड पे टैक्स पे करना पड़ेगा। इसीलिए रिवर्सल वाला जो भी अमाउंट हमने ऊपर देखा इनपुट के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए डिटरमाइन वैसे ही करना है, लेकिन उसको कंपेयर करना होगा टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई मान लिया गया डीम सप्लाई, तो टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई अपने को देखना पड़ेगा, और ये दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ रिवर्सल। इनपुट्स के केस में भी और कैपिटल गुड्स के केस में आपको दोनों में कंपेयर करके देखना होगा। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट रिवर्सल ऑफ फर्स्ट केस का, केस ऑफ रिवर्सल है मैंने बता दिया, कैंसिलेशन का है। वहां पे सेक्शन 29 का रेफरेंस है। ये सेक्शन 29 रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए कवर किया क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट साथ में पढ़ना है, आपको ऐसे ही इसी तरीके से समझ में आएंगी सारी बातें।
पॉइंट नंबर 2 में बोला मैनर ऑफ रिवर्सल सेम जैसे ऊपर पड़ा वैसे ही होगा, आपको ऐड कर देना है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। और दूसरी बात, जो भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स आपके हाथ में है एज ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन, मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कैंसिलेशन, जो भी क्लोजिंग स्टॉक है एक दिन पहले का, वो सारे इनपुट्स और कैपिटल गुड्स ले लेना, आपको रिवर्सल करना है। मैनर ऑफ रिवर्सल के बाद में अमाउंट ऑफ रिवर्सल पे ध्यान देना। यहां पे मैंने आपको बोला था दोनों में से हायर वैल्यू लेनी है। इनपुट्स के केस में एक वैल्यू तो वही जो आपने ऊपर देखा, करस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस के बेसिस पे जो भी इनपुट्स है इनके करस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस ढूंढो, उस इनवॉइसेस पे जो भी आईटीसी का अमाउंट है वो ले लो, या फिर प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस जो भी है उसके बेसिस पे वो, या फिर आपको लेना है आउटपुट टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स, क्योंकि ये डीम सप्लाई मान लिए गए। और इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू निकलेगा ये होगा आपको अमाउंट जो रिवर्स करना है, अब आपको पे करना है। सिमिलरली आपको नीचे यहाँ पे कैपिटल गुड्स के लिए भी यही करना, सेम फॉर्मूला लगाना। पहले आपने क्या किया था, कैपिटल गुड्स के ऊपर जो भी आपके हाथ में है वो वाले कैपिटल गुड्स, उनके ऊपर जो भी आपने आईटीसी लिया था वो अमाउंट उसको मल्टीप्लाई कर देना, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन मंथ्स, इन कंप्लीट मंथ्स डिवाइड बाय 60 कर देना, आपको एक आंसर आएगा। वो वाला आंसर, या फिर टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑन सप्लाई ऑफ सच गुड्स, कैपिटल गुड्स या फिर प्लांट एंड मशीनरी, इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होगा ये आपको रिवर्सल करना होगा, क्योंकि ये है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला। ऊपर वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया अगर आप प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस पे बेसिस पे रिवर्सल कर रहे हो इनपुट के केस में, तो आपको वहां पे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो चीज आपको सर्टिफाई करवानी होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने देख ली, ये हो गया कैंसिलेशन वाला केस। अब उसके बाद में एक छोटा सा केस है जो नीचे वाला था, पेमेंट ऑफ टैक्स। या जाओ मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं मैं वो बता देता हूं। मैं तुम्हारे साथ में ये लास्ट वाला देख रहा हूं। पेमेंट ऑफ टैक्स में हम कोई ये बात नहीं कर रहे कि पहले वो अलग था अब वो बाद में है, रजिस्ट्रेशन में नहीं था रजिस्ट्रेशन में, ये सब बात नहीं कर रहे। नॉर्मल केस है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में जो भी पर्सन होता है वो कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी लेता है और उस पर वो आईटीसी अवेल कर लेता है, और कुछ टाइम यूज करने के बाद में वो कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी को जब आउटवर्ड सप्लाई कर देता है, बेच देता है, स्क्रैप वैल्यू में कर देता है, व्हाटएवर इट इज। गवर्नमेंट बोलती है जब आपने खरीदा था तो उस पर आईटीसी लिया था, अब जब आप उसको बेच रहे हो तो आपको आउटवर्ड सप्लाई पे आईटीसी रिवर्सल कर देना होगा, गवर्नमेंट को पेमेंट करना है टैक्स। ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स। यहां पे भी दो ही बातें होंगी, आपको दोनों में से दो फिगर आपको कंपेयर करने होंगे और दोनों में से कोई भी हायर वैल्यू। पहला अमाउंट क्या आपको लेना है, जो भी उन कैपिटल गुड्स के ऊपर आईटीसी आपने लिया था वो वाला आईटीसी उसमें से आपको माइनस करना है 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, और जो बैलेंस आईटीसी बचेगा वो आपका एक वैल्यू होगा। और दूसरा, इस बार तो आप एक्चुअली कैपिटल गुड्स को आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, मशीनरी को आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, तो दूसरा हो जाएगा टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। एक वो बैलेंस आईटीसी का अमाउंट और दूसरा टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, इसमें से जो भी हायर वैल्यू होगा ये अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा, दिस इज पेमेंट ऑफ टैक्स। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इन्होंने बोला रिफैक्टरी ब्रिक्स के केस में, मोल्ड्स एंड डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स के केस में आपको ये कंपेयर करके विचएवर इज हायर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंज्यूमेबल इन नेचर के होते हैं, ये यूजुअली खत्म ही हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद में। तो इसमें इन्होंने बोला आउटवर्ड सप्लाई करने पे आपको ये दोनों कंपेयर नहीं करना है। आपने जो खरीदे थे उन पे इनपुट आईटीसी लिया था वो ठीक है, वो लेके रखो। जब आप आउटवर्ड सप्लाई करोगे तो आउटवर्ड सप्लाई पे जो भी टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा आपको वही पे करना है, कंपेयर नहीं करना है। ये पेमेंट ऑफ टैक्स का एक केस था, मैंने आपको बता दिया। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मेरे को कब लगाना है कैपिटल गुड्स के केस में, कब वो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन मंथ्स वाला फॉर्मूला लगाना है, कब 5% पर क्वार्टर पार्ट ऑफ द क्वार्टर फॉर्मूला लगाना है। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मुझे खुद को अपने एग्जाम्स के टाइम पे, ये मैंने अपने ही नोट्स बनाए हैं, मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था। अब स्क्रीन पे आप देखो, मैं बात कर रहा हूं वो रेड वाला बॉक्स जो मैंने बनाया है, अवेलिंग दी आईटीसी के नीचे वाले दो केसेस, ठीक है, और पेमेंट ऑफ टैक्स का जो अब भी हमने देखा। इन वाले केसेस में जब भी आपको कैपिटल गुड्स के ऊपर का आईटीसी का अमाउंट डिटरमाइन करना होता है तो फॉर्मूला ये वाला लगाना, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, और वो माइनस करने के बाद में जो बैलेंस आईटीसी बचेगा वो वैल्यू होता है आपका आंसर। लेकिन रिवर्सल ऑफ आईटीसी के वो जो ऑरेंज वाला मैंने बनाए हैं और जो ब्लू बॉक्स बनाए हैं, इनके केस में अगर आपको कभी बोला जाता है कैपिटल गुड्स के लिए आपको वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है वो आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स को मल्टीप्लाई करना, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन मंथ्स, कंप्लीट मंथ्स डिवाइड बाय 60 मंथ्स, ऐसे करके आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो अब आपके दिमाग को पता चल गया कि आपको कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा। अगर आपको अब लग रहा है कि अवेलिंग दी आईटीसी का पहला वाला पॉइंट क्यों नहीं बोला, अरे वो तो पहला वाला पॉइंट तो रजिस्ट्रेशन का है ना, पहले कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन में नहीं था, अब वो रजिस्ट्रेशन में आ रहा है, तो ऐसे में तो खाली इनपुट्स का ही मिलता है। वो याद है बड़े वाले चार्ट में किया था, उसमें तो खाली इनपुट्स का ही मिलता है, कैपिटल गुड्स का तो कोई भी आईटीसी नहीं मिलता, तो वहां पे तो वैसे भी कैलकुलेशन नहीं आएगी। ठीक है, तो ये अवेलिंग दी आईटीसी के नीचे के दो केस और पेमेंट ऑफ टैक्स में आपको क्या लेना है, 5% पर क्वार्टर पार्ट ऑफ क्वार्टर। ठीक है, ये सारी चीजें आपके अच्छे मतलब कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ही है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मुझे जो डाउट्स होते थे मैंने सारे इस तरीके से डाल दिए ताकि अब किसी को डाउट नहीं रहे। ठीक है, जाते स्क्रीन पे वापस देखते हैं अब हम लोग क्या करने वाले हैं। हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स भी हो चुका।
इसके बाद में मैं तुम्हारे साथ दिखा रहा हूं ट्रांसफर ऑफ आईटीसी के दो केसेस हैं, ठीक है। स्क्रीन पे इस तरफ आपको दिख रहा होगा ट्रांसफर ऑफ आईटीसी का। मैं सेकंड वाला केस पहले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सेकंड वाले केस में इन्होंने बोला कि अगर कोई पर्सन, पहले केस समझ लो, अगर कोई पर्सन जो जिसका एक ही ऑफिस है और वो मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रहा है विद इन द सेम स्टेट। फॉर एग्जांपल, मेरी महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर एक ही ऑफिस है, एक ही ब्रांच, सब एक ही प्लेस ऑफ बिजनेस है, लेकिन मेरा काम अच्छा चलने लगा है, मैंने मुंबई के साथ में एक ब्रांच पूना में भी खोल रहा हूं और नासिक में भी खोल रहा हूं, एंड इनके लिए मैं सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं। पूना के लिए अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं और नासिक के लिए अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं। तो मुंबई ऑफिस में आप पूरा आईटीसी पड़ा है, मैं थोड़ा सा आईटीसी पूना में ट्रांसफर करना चाहता हूं, इसका जीएसटी नंबर अलग है, और थोड़ा आईटीसी नासिक में ट्रांसफर करना चाहता हूं, इसका भी जीएसटी नंबर अलग है। क्या मैं कर सकता हूं? आंसर इज यस, डेफिनेटली यस। सेक्शन 18 में जो ट्रांसफर ऑफ आईटीसी का सेकंड केस है वो इसी पे बात करता है, लेकिन ध्यान रखना, आपको ये बातें ध्यान देनी है कि मेरा एक ही प्लेस ऑफ बिजनेस था, उससे मैंने 2-3 और अलग खोले हैं, मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस खोले हैं, उनके लिए मैंने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है, तभी तो मेरे को ट्रांसफर ऑफ आईटीसी करना है, और ये सब कुछ विद इन द सेम स्टेट हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर ही, मेरे एग्जांपल के हिसाब से, ठीक है। ये तीनों चीज होनी चाहिए, तब जाकर के वो आप ये सेकंड वाला अप्लाई कर पाओगे। ये केस कौन सा है? सेकंड केस है, मैं तुमको बता रहा था। पहला वाला पॉइंट में मैंने लिखा है कौन सा केस कवर्ड है, मैंने बताया कि अगर आप एक ही स्टेट के अंदर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस खोल रहे हो और उसके लिए आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो आप ट्रांसफर ऑफ आईटीसी कर सकते हो। अपोर्शनमेंट रेशियो क्या होगा? देखो, अब ऐसे केस में जब भी आप नया ऑफिस खोल रहे हो तो अपोर्शनमेंट रेशियो आपको लेना होगा वैल्यू ऑफ असेट से। डेट ऑफ, जिस दिन से मैंने वो नया रजिस्ट्रेशन लिया पूना के लिए और नासिक के लिए, उस दिन पे मुंबई ऑफिस के पास में कितने वैल्यू ऑफ एसेट है, पूना ऑफिस के पास में कितने वैल्यू ऑफ एसेट है, और नासिक ऑफिस के पास में कितने वैल्यू ऑफ एसेट है, इसके बेसिस पे मान लो 20 लाख मुंबई में है एसेट्स की वैल्यू, और पूना के अंदर 20 लाख के एसेट है, और नासिक के अंदर 10 लाख के एसेट है, तो 20:20:1, दैट इज 2:1 के रेशियो में मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा आईटीसी का अमाउंट, ताकि मैं उनको ट्रांसफर कर पाऊं। अब एक बात समझो, यहाँ पे इन्होंने बोला वैल्यू ऑफ एसेट लेते वक्त आपको सारे वैल्यू और सारे एसेट्स ले लेना है, वो एसेट भी ले लेना जिनके ऊपर जीएसटी अवेल, आईटीसी अवेल किया था, और वो एसेट्स भी ले लेना जिनके ऊपर आपने आईटीसी अवेल नहीं किया था। सारे एसेट्स आपको लेने होंगे और उसके बेसिस पे वैल्यू ऑफ एसेट लेना होगा। पॉइंट नंबर 3 में बोला गया कि जब भी आपको ये जो ट्रांसफरर ब्रांच है उसको 30 डेज के अंदर ये डिटेल्स फर्निश कर देनी होंगी अपने कॉमन पोर्टल पे। जिस दिन पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया, वहां से 30 डेज के अंदर ट्रांसफरर ब्रांच को कॉमन पोर्टल पे डिटेल्स फर्निश कर दी होंगी। मान लो मुंबई ऑफिस है तो वो अपने कॉमन पोर्टल पे, अपने जीएसटी नंबर पे कॉमन पोर्टल पे डाल देगा कि पूना ऑफिस का ये नया जीएसटी नंबर है और इतना इतना आईटीसी उसको ट्रांसफर करना है, नासिक ऑफिस का यही जीएसटी नंबर है और उसको इतना इतना आईटीसी ट्रांसफर करना है। अब ट्रांसफरर जैसे ही यहाँ पे डिटेल्स डालेगा, पॉइंट नंबर 4 बोलता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिटेल्स। जो भी ट्रांसफर ही है, मान लो पूना ऑफिस है, वो अपना जीएसटी नंबर डाल के वो अपना लॉगिन करेगा और अपने कॉमन पोर्टल पे जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो उसको मुंबई ऑफिस से सारा आईटीसी ट्रांसफर होके आ जाएगा। सिमिलरली नासिक ऑफिस जैसे ही अपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन पे लॉगिन करेगा और वो डिटेल्स को एक्सेप्ट करेगा कि मुंबई ऑफिस आपको ट्रांसफर करना चाहता है आईटीसी ये जीएसटी नंबर से, तो वो आप जैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा वो सारी डिटेल, सारा ट्रांसफर ऑफ आईटीसी नासिक ऑफिस के पास में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफर ऑफ आईटीसी के केसेस थे जिसमें मैंने सेकंड केस तुम्हारे साथ में डिस्कस किया। अब ट्रांसफर ऑफ आईटीसी का फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। मैं अब बता देता हूं कि मैं तुम्हारे साथ ये फर्स्ट वाला लास्ट केस देख रहा हूं जो तुमको रेड बॉक्स में दिख रहा है। ट्रांसफर ऑफ आईटीसी का फर्स्ट केस क्या बोलता है? ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। पहले कोई प्रोप्राइटर था, वो पार्टनरशिप फर्म हो रहा है, या फिर वो पार्टनरशिप फर्म से वो कंपनी हो रहा है, सेल ऑफ बिजनेस हो गए, जीएसटीएन नंबर ही अलग हो रहा है अभी। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का पैन अलग था, जीएसटीएन नंबर अलग था। अब वो कंपनी बन गई है तो उसका पैन अलग है, जीएसटीएन नंबर अलग है। तो क्या अब ये जो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्या आईटीसी ट्रांसफर कर सकते हैं? या फिर मान लो दो कंपनी से डीमर्जर हो रहा है, एबीसी का और पीक्यूआर का ये हो रहा है, मर्जर हो रहा है, तो अब वो एपी बन रहे हैं, एपी लिमिटेड। तो क्या ऐसे केस में ना एपी लिमिटेड का अलग पैन होगा, अलग जीएसटी नंबर होगा, तो क्या ऐसे केस में ट्रांसफर ऑफ आईटीसी कर सकते हैं? आंसर इज यस। यहाँ पे डीमर्जर के बारे में भी इन्होंने बताया, आज और डिस्कस करते हैं। पहला वाला पॉइंट बोलता है केसेस कवर्ड, सारे केसेस कवर्ड हो जाएंगे। डीमर्जर भी हो सकता है। देखो एबीसीडी लिमिटेड करके एक एंटिटी है और उसमें से डी वाला यूनिट वो डीमर्जर हो रहा है, वो अलग हो रहा है। ऐसे केस में डी वाला यूनिट अलग पैन अपना पैन लेगा और अलग से उसका जीएसटी नंबर होगा। तो जितना भी आईटीसी यहाँ पे पड़ा है उसमें से डी वाले यूनिट का जितना भी प्रोपोर्शनेट आईटीसी है वो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सारा पॉसिबल होगा, बट इस वाले केस में इन्होंने बोला ये चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में ट्रांसफर ऑफ आईटीसी सिर्फ तब हो सकता है व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज इन सच चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उसमें एक प्रोविजन है, दैट देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन है फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आईटीसी ट्रांसफर कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आईटीसी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैंने रेड में लिखा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे भी उन्होंने बोला वैल्यू ऑफ असेट्स ले लेना, जो भी पुरानी एंटिटी के पास में और जो भी नई एंटिटी के पास में जितने भी असेट्स है उन असेट्स का रेशियो ले लेना, उस रेशियो के हिसाब से ही आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना होगा। पॉइंट नंबर 7 बात करता है कंप्लायंस रिक्वायरमेंट की। जो भी ट्रांसफरर एंटिटी है वो अपने कॉमन पोर्टल पे डिटेल सब फर्निश करेगी कि ये जीएसटीएन नंबर को इतना आईटीसी ट्रांसफर करना है। पॉइंट नंबर 8 में मैंने बताया था एक्सेप्टेंस ऑफ द डिटेल्स। जो ट्रांसफरर एंटिटी है जैसे ही वो अपने अलग जीएसटी नंबर पे जैसे ही लॉग इन करके वो डिटेल्स को एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये वाली एंटिटी आपको आईटीसी ट्रांसफर करना चाहती है, जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेगा वो सारा आईटीसी उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में एक बात बोली है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको दिख रहा होगा पॉइंट नंबर 7 का सेकंड पार्ट बोलता है सीए या फिर सीएमए का आपको सर्टिफिकेशन लेना होगा प्रैक्टिसिंग सीए सीएमए से, क्योंकि ऊपर प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस ऑफ में ऐसे वाले केस में ट्रांसफर ऑफ आईटीसी सिर्फ तब कर सकते हैं जब देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट इस चीज को सर्टिफाई करेगा कि भाई उसने ये केस देखा है एंड उसने ये एग्रीमेंट और सारी डिटेल्स पढ़ी है एंड देयर इज अ प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज, तो वो सर्टिफाई करके देगा तब जाके ये काम पूरा होगा। लास्ट वाला पॉइंट, ये पूरी डिटेल्स ऊपर की जैसी ही थी, बस यहाँ पे वो प्रोविजन होना चाहिए और सीए सीएम में से एक यहाँ पे एक अलग से सर्टिफिकेशन होना चाहिए, वो सर्टिफाई करके देगा। एक सर्कुलर है वो जो डीमर्जर के केस में मैंने बताया था एबीसीडी लिमिटेड में से डी लिमिटेड अलग हो रही है, डी लिमिटेड अलग पैन लेके अपना अलग जीएसटीएन लेगा, तो इनका अलग ही बिजनेस चलेगा पुराना जो जैसे चल रहा था, और डी लिमिटेड अलग हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, तो डी लिमिटेड को क्या प्रोपोर्शनेट आईटीसी उसके हिस्से का ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, क्योंकि अब उसका पैन भी अलग है जीएसटीएन भी अलग है, इनका पैन और जीएसटी अलग है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज यस, कर सकते हैं। सर्कुलर आया था कुछ चीजें क्लैरिफाई होने के लिए। सर्कुलर में पांच बातें बोली गई, तुमको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। पहला वाला बात है वैल्यू ऑफ असेट के लिए। वैल्यू ऑफ असेट कैसे लेंगे, तो इन्होंने बोला वैल्यू ऑफ असेट्स ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे नहीं लेना है, स्टेट वाइज लेना है, अलग अलग स्टेट वाइज लेना है। मान लो एबीसीडी लिमिटेड के देश में कई स्टेट्स में उसके ब्रांचेस हैं, लेकिन यहाँ पे उसको देखना होगा कि डी लिमिटेड के अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से ब्रांचेस हैं और स्टेट वाइज देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र स्टेट में एबीसीडी लिमिटेड के पास में कितने एसेट्स हैं और महाराष्ट्र स्टेट में जो डी लिमिटेड ने अलग पैन लेके अलग जीएसटी नंबर लिया है उसके पास कितने वैल्यू ऑफ एसेट है, और उस रेशियो में आपको महाराष्ट्र का आईटीसी जो भी है वो उस वाले डी लिमिटेड के महाराष्ट्र ब्रांच को ट्रांसफर करना होगा। सिमिलरली गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में भी एबीसीडी लिमिटेड का एक अलग पैन और अलग जीएसटी नंबर उसमें ऑलरेडी पुराना ही था उसका, वहां पे डी लिमिटेड ने भी अपना यूनिट डीमर्जर करके एक अलग से पैन लेके अलग से उसने यूनिट खोला है। तो ऐसे केस में गुजरात में ये दो अलग एंटिटीज है, दो अलग पैन, दो अलग जीएसटी नंबर है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ आईटीसी करने के लिए वैल्यू ऑफ असेट अलग लेना पड़ेगा, स्टेट वाइज लेना पड़ेगा कि महाराष्ट्र गुजरात में इसके पास एबीसीडी के पास कितने एसेट्स हैं और यहाँ पे डी लिमिटेड के पास में कितने वैल्यू ऑफ असेट है, ये अलग अलग स्टेट वाइज देखना होगा, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे नहीं देखना। फॉर्म आईटीसी 02 जो आपको डिटेल्स फर्निश करनी होती है वो फॉर्म आईटीसी 02 में भरनी होती है जो ट्रांसफरर एंटिटी भरती है। तो इसमें इन्होंने बोला कि हर स्टेट में भरना पड़ेगा, तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन आया, हर स्टेट में नहीं, सिर्फ उन स्टेट्स में जहां पे दोनों की सेपरेट रजिस्ट्रेशन है। महाराष्ट्र के अंदर एबीसीडी लिमिटेड की भी अलग से जीएसटी रजिस्ट्रेशन है और डी लिमिटेड ने भी अपना एक ब्रांच खोल के अलग जीएसटी नंबर लिया है, तो वहां पे आपको आईटीसी 02 भरना होगा। गुजरात के अंदर भी फॉर एग्जांपल अगर है तो एबीसीडी लिमिटेड का अलग जीएसटी नंबर अलग ब्रांच है और डी लिमिटेड ने भी अपनी वहां पे एक ब्रांच खोली है, अलग जीएसटी नंबर लिया है, तो वहां पे आपको आईटीसी 02 भरना होगा। लेकिन मान लो इसके अलावा कोई और ऐसा स्टेट है जहां पे सिर्फ एबीसीडी लिमिटेड की ब्रांच है, राजस्थान के अंदर वहां पे सिर्फ एबीसीडी लिमिटेड का एक ब्रांच है, वहां पे डी लिमिटेड ने अपना सेपरेट वहां पे लोकेटेड उसका ऑफिस नहीं है, कोई जीएसटी नंबर नहीं है, तो वहां पे आईटीसी 02 भरने की जरूरत नहीं है। इससे ऐसा उन लोग ने पॉइंट नंबर 2 में बोला। पॉइंट नंबर 3 में बोलते हैं कि रेलेवेंट डेट क्या लेनी है फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग दी अपॉर्शनमेंट फॉर्मूला। अपॉर्शनमेंट फॉर्मूला तुमको वो ग्रे बॉक्स में दिख रहा होगा। आपको करना क्या होता है, जो भी एबीसीडी लिमिटेड का जो आईटीसी बैलेंस है जो ट्रांसफर करना है, जिसका अपॉर्शनमेंट करना है, वो बैलेंस को मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो ऑफ असेट से और उस हिसाब से हम आईटीसी ट्रांसफर कर देते हैं, डीमर्जर जो हुआ है उसको दे देते हैं। लेकिन ये जो आईटीसी बैलेंस लेना है वो किस डेट का लेना है, एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02, और जो रेशियो ऑफ असेट्स लेना है वो किस डेट का लेना है, एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर। ठीक है, तो ये अलग अलग डेट्स का आपको लेना है, इस बात का ध्यान रखना है, ये सर्कुलर में क्लैरिफाई किया था। लास्ट में पॉइंट नंबर 4 और 5 है, वो बात करते हैं कि ये आपको अमाउंट का अपॉर्शनमेंट कैसे होता है। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं क्या होता है। आईटीसी का ऊपर आप बैलेंस लोगे, मल्टीप्लाई बाय रेशियो ऑफ लगाओगे वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब आईटीसी का बैलेंस लेगा एबीसीडी लिमिटेड, उसको इसका बंटवारा करने का है, थोड़ा डी लिमिटेड को देने का है, ये आईटीसी बैलेंस जब वो लेगा तो वो टोटल लेगा, टोटल आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी जो भी है वो टोटल एक फिगर लेगा और उस पर रेशियो मल्टीप्लाई कर देगा,
जो आंसर आएगा वो अमाउंट आ जाएगा जो उसको डीमर्जर वाले यूनिट को जो डीमर्जर यूनिट डी वाला हुआ है वो अलग, उसको वो देने का है। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा लगाने के बाद में आंसर आता है 12 लाख, 12 लाख। तो 12 लाख का आईटीसी का अमाउंट इस वाले एबीसीडी को देना है, डी लिमिटेड को 12 लाख का। ये पॉइंट नंबर 4 ने बोला कि एक आपको कंसोलिडेटेड फिगर मिल जाएगा। अब पॉइंट नंबर 5 बोलता है कि अब वो 12 लाख रुपए जो देने हैं, जो आईटीसी ट्रांसफर करना है, उसमें क्या देना है, किस प्रोपोर्शन में देना है, ये ट्रांसफरर के ऊपर डिपेंड करता है, एबीसीडी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 12 लाख जो देगा वो किसके फॉर्म में देगा। पूरे 12 लाख का सीजीएसटी दे देगा, या फिर पूरे 12 लाख का आईजीएसटी दे दे, या फिर थोड़ा सीजीएसटी, थोड़ा एसजीएसटी, थोड़ा आईजीएसटी, या फिर आधा आधा, आधा सीजीएसटी, 6 लाख का सीजीएसटी, 6 लाख का एसजीएसटी आए, जो भी है कुछ प्रोपोर्शन ये एबीसीडी लिमिटेड ही डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, ये सर्कुलर था, ये पूरी बातें यहाँ पे खत्म हो गई हमारी ट्रांसफर ऑफ आईटीसी की, और सेक्शन 18 भी यहाँ पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट जाते हैं हम लोग सेक्शन 19 पे, जॉब वर्कर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जो तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है जॉब वर्क प्रोसीजर, और ये जॉब वर्क प्रोसीजर का पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसको पूरा स्टार्ट टू एंड सारे प्रोसीजर्स इस डायग्राम में कवर्ड हो जाएंगे। अगर आप 3 स्काई ब्लू कलर वाली हाईलाइटेड देखोगे, मैंने इस पूरे डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करने के लिए उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट पार्ट तुमको टॉप पे दिख रहा होगा, पार्ट ए में है व्हेन द गुड्स आर सेंट टू द जॉब वर्कर, तब क्या क्या काम होंगे प्रिंसिपल जब गुड्स को सेंड कर रहा है टू द जॉब वर्कर। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा, वो सेंटर के एकदम बॉटम में मैंने नीचे लिखा है पार्ट बी में, दैट इज गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड बैक विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। ये सेकंड पार्ट है जॉब वर्क प्रोसीजर का। एंड थर्ड इज जब सेक्शन सी में हम लोग जाएंगे, वो तुमको वापस टॉप पे दिख रहा होगा टुवर्ड्स द कॉर्नर, दैट इज पार्ट सी, सप्लाई डायरेक्टली फ्रॉम जॉब वर्कर्स प्रीमाइसेस। तो इनको 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, मैं तुमको पढ़ाऊंगा भी 3 पार्ट्स में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ऐसे करके पूरा जॉब वर्क प्रोसीजर तुम समझ पाओगे, और पूरा इस पूरे डायग्राम को तुम एक बार में खा नहीं सकते हो। ठीक है, इसको ब्रेक ब्रेक करके खाना पड़ेगा, पूरा ब्रेक ब्रेक करके समझना पड़ेगा। लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन, लेट्स गो बैक टू द नॉर्मल नोट्स, जहां पे मैं तुमको जाके पूरी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड, एक एक प्रोविजन कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 19, सेक्शन 143 एंड रूल 45। ये सारी बातें होंगी जॉब वर्कर से रिलेटेड। अब तुमने जॉब वर्कर का वो फुल स्क्रीन डायग्राम देखा होगा, उस पूरे डायग्राम के अंदर जॉब वर्कर की सारे प्रोविजंस कवर्ड हैं, उसको अपन यहाँ पे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। जॉब वर्कर के सारे तुम्हारे प्रोविजंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों डायग्राम्स में जो बात करी थी मैंने सेक्टर वाइज करी थी, वो फुल स्क्रीन डायग्राम में, ये मैं तुमको डायग्राम के हिसाब से कराऊंगा। पहली बात जो हम लोग करने वाले, ये तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सेंडिंग द गुड्स टू द जॉब वर्कर। प्रिंसिपल जब जॉब वर्कर के पास में गुड्स भेजता है तो उसको क्या क्या कंप्लाई करना होगा, इसको इस डायग्राम का मैंने जो फुल स्क्रीन डायग्राम था उसका एक सेक्टर के हिसाब से आपको बताता हूं। जब भी प्रिंसिपल जॉब वर्कर के पास में गुड्स भेजता है, सेंड करता है, तो वहां पे क्या क्या होगा। प्रिंसिपल सबसे पहली बात तो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स को खरीदता है, और उसको खरीदने पे वो आईटीसी ले लेता है। आईटीसी लेने के बाद में वो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स को जॉब वर्कर के पास में जब भेजता है, तो यहाँ पे 2 बेनिफिट्स हैं। दोनों बेनिफिट्स एक ही बात करते हैं, जब ये इनपुट्स और कैपिटल गुड्स भेज रहा है ना तो उस पर कोई टैक्स पे करने की जरूरत है, ना ही आईटीसी रिवर्सल की। आईटीसी लेके बैठा हुआ है, जब जॉब वर्कर के पास में भेज रहा है तो आईटीसी रिवर्सल करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो बेनिफिट सरकार ने दिए, ये बेनिफिट लेने के लिए 5 कंडीशंस अप्लाई करनी होगी। प्रिंसिपल जब गुड्स को जॉब वर्कर के पास में भेजता है तो उसको ये 5 चीज का ध्यान रखना होगा। जैसे ही वो गुड्स जॉब वर्कर के पास में भेज रहा है, पहले तो उसको प्रायर इंटीमेशन देनी होगी प्रॉपर ऑफिसर को। दूसरी बात, अगर ये गुड्स जो भेजता है ये मूवमेंट होनी चाहिए अंडर द कवर ऑफ अ डिलीवरी चालान। भले ही इनवॉइस नहीं बना रहा है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे डिलीवरी चालान तो होना ही चाहिए। तीसरी बात, अगर ईवे बिल की रिक्वायरमेंट आती है तो ईवे बिल भी जनरेट करना होगा। चौथी बात, ये जो भी प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, जो भी गुड जॉब वर्कर के पास में भेजे, इसके रिस्पेक्ट में प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। पांचवी बात, कोई फॉर्म है जीएसटी आईटीसी 04, ये फॉर्म भी प्रिंसिपल को भर के देना होगा। ठीक है, ये फॉर्म उसको फ्रीक्वेंसी कुछ डिटेल्स है, पीरियड में उसको सबमिट करके देना होगा। और एक बात है जो इस कॉन्टेक्स्ट में अब आगे आएगी, तो मैं उसको आपको पहले ही यहाँ पे बता दूं इस डायग्राम से। होता क्या है, जब भी प्रिंसिपल उन गुड्स की मूवमेंट कराता है जॉब वर्कर के पास में, जब गुड्स भेजता है, ये जो मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट होनी चाहिए अंडर द कवर ऑफ अ डिलीवरी चालान। दूसरी बात, वो जॉब वर्कर के पास जो गुड्स पड़े हुए हैं, वहां से एक जॉब वर्कर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये जॉब वर्कर टू जॉब वर्कर, जॉब वर्कर टू जॉब वर्कर, ये जो भी मूवमेंट होती है, ये सारी मूवमेंट होनी चाहिए अंडर द कवर ऑफ अ डिलीवरी चालान। एंड लास्टली, फाइनल जॉब वर्कर से मूवमेंट होकर जब प्रिंसिपल के पास में गुड्स आ रहे हैं, ये मूवमेंट भी होनी चाहिए अंडर द कवर ऑफ अ डिलीवरी चालान। ठीक है, ये होती है मूवमेंट ऑफ द गुड्स अंडर द कवर ऑफ अ डिलीवरी चालान। पूरी मूवमेंट है स्टार्ट टू एंड, प्रिंसिपल से वापस घूम के जब गुड्स उसके पास आ रहे हैं, डिलीवरी चालान के कवर में ही होनी चाहिए, उसके बिना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हम देखेंगे अब आगे आने वाला है। ये डायग्राम देख लिया, ये भी देख लिया।
अब आगे चलते हैं, अब टेक्स्ट रीड करते हैं जो भी हमने देखा ये एक्ट में और मॉड्यूल में प्रोविजंस कैसे लिखे हुए हैं। पहली बात जो मैंने तुमको बताई कि जब भी प्रिंसिपल गुड्स को खरीदता है उन इनपुट्स और कैपिटल गुड्स पे वो आईटीसी ले लेता है और उसके बाद में ही इज एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी, उसके बाद में वो गुड्स को जॉब वर्कर के पास में भेज देगा तो भी चलेगा, आईटीसी वो अवेल करके अपने पास रख लेगा, उसको यूटिलाइज कर सकता है। उसी पॉइंट नंबर 1 में दूसरी बात ये बोली गई कि अगर प्रिंसिपल ने गुड्स को डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास में भिजवा दिया था, मतलब बिल टू शिप टू मॉडल की तरह उसने बिल अपने पास मंगवाया इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का और उसकी शिपिंग डायरेक्ट जॉब वर्कर के पास में करवाई, तो क्या आईटीसी ले सकता है? डेफिनेटली वो आईटीसी ले सकता है। ऐसे केस में जो जॉब वर्कर के पास में जब गुड्स रिसीव हो जाते हैं तो वो आईटीसी उस चीज का ले सकता है। सेकंड वाला पॉइंट बोलता है जो भी अगर प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर के पास में गुड्स भेजे तो क्या टैक्स पे करने की जरूरत है? आंसर इज नो, ना कोई टैक्स पे करने की जरूरत है, ना आईटीसी रिवर्सल करने की जरूरत होती है। तीसरा पॉइंट बात करता है इंटीमेशन टू द प्रॉपर ऑफिसर। मैंने बताया था जब भी प्रिंसिपल उन गुड्स को जॉब वर्कर के पास में भेजता है तो उसको प्रॉपर ऑफिसर को एक इंटीमेशन देना होगा कि मैंने ये इनपुट्स, ये कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर के पास में सेंड किए हैं फॉर द पर्पज ऑफ जॉब वर्क। पॉइंट नंबर 4 बात करता है डिलीवरी चालान की। अब यहाँ पे डिलीवरी चालान के आप 2 पॉइंट समझो, मैंने वो डायग्राम आपको दिखा दिया था उसी के रेलेवेंस के लिए। अब एक बात समझना, पहली मूवमेंट जब हो रही है प्रिंसिपल से जॉब वर्कर के पास में जब गुड्स जा रहे हैं तो वो मूवमेंट होनी चाहिए अंडर द कवर ऑफ डिलीवरी चालान। ये वाला डिलीवरी चालान प्रिंसिपल खुद इशू करता है, लेकिन आगे वाली मूवमेंट के लिए जॉब वर्कर टू जॉब वर्कर, जॉब वर्कर टू जॉब वर्कर, जॉब वर्कर टू जॉब वर्कर, फाइनली जब लास्ट वाले जॉब वर्कर से गुड्स आते हैं प्रिंसिपल के पास में, ये मूवमेंट भी होती है अंडर डिलीवरी चालान के अंडर ही। लेकिन पॉइंट नंबर 4 का जो सेकंड वाला पॉइंट है जो मैंने शेड किया हुआ है ऑरेंज और ब्लू में, उस पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि ये जो डिलीवरी चालान इशू किए जाते हैं यहाँ पे इशू करने के 2 पॉइंट्स हैं। या तो प्रिंसिपल हमेशा आगे वाली मूवमेंट्स के लिए प्रिंसिपल ही हमेशा फ्रेश डिलीवरी चालान इशू करे, या फिर जॉब वर्कर फ्रेश डिलीवरी चालान इशू करे, या फिर दूसरा ऑप्शन भले आप फ्रेश डिलीवरी चालान इशू मत करो, जो ओरिजिनल डिलीवरी चालान प्रिंसिपल ने इशू किया था फर्स्ट वाली मूवमेंट के लिए उस डिलीवरी चालान को ही आप आगे पीछे डिटेल्स लिख के एंडोर्स कर सकते हो। एक जॉब वर्कर दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, बस ओरिजिनल वाला प्रिंसिपल का जो डिलीवरी चालान है उसी के पीछे एंडोर्समेंट करके क्वांटिटी और रेसिपिएंट की डिटेल्स लिख के मूवमेंट करा सकते हैं। ठीक है, वहां से लेके फाइनल तक उस ओरिजिनल डिलीवरी चालान को ही यूज कर सकते हैं। ये डिलीवरी चालान का पॉइंट था। उसके बाद में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट है। देखो अगर इन्होंने बोला ई वे बिल की रिक्वायरमेंट आती है तो ई वे बिल भी बनाना जरूरी होगा। जनरली होता क्या है, अगर प्रिंसिपल और जॉब वर्कर के बीच में इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है जहां पे प्रिंसिपल एक दूसरे स्टेट में है और जॉब वर्कर किसी दूसरे स्टेट में है, तो इस इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू। कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से कम भी की भी होगी तो भी यहाँ पे ई वे बिल बनाना मैंडेटरी होगा। प्रिंसिपल अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो ई वे बिल बना लेगा, जॉब वर्कर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो ई वे बिल बना लेगा, और अगर दोनों ही रजिस्टर्ड हैं तो ऐसे केस में वो आपस में डिसाइड कर लेंगे, दोनों में से कोई भी एक ई वे बिल बना सकता है। लास्ट वाला पॉइंट बोलता है कीपिंग प्रॉपर अकाउंट्स। जो भी गुड्स उसने जॉब वर्कर के पास में भेजे हैं उसकी पूरी प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करके रखनी होगी प्रिंसिपल को अपने पास। ये प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने की। लास्ट वाला पॉइंट 7th वाला पॉइंट बोलता है कि जो फॉर्म है, एक फॉर्म आईटीसी 04 नंबर का फॉर्म है, ये फॉर्म उसको सबमिट करना होगा, प्रिंसिपल को सबमिट करना होता है। इस फॉर्म के रिस्पेक्ट में 3 बातें हैं। पहली बात, इस फॉर्म में क्या डिटेल्स देनी होती है, वो डिलीवरी चालान की डिटेल देनी होती है। लेकिन कौन से डिलीवरी चालान, जो फर्स्ट मूवमेंट के लिए हुए थे प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, और जो लास्ट वाली मूवमेंट जॉब वर्कर टू प्रिंसिपल, ये 2 मूवमेंट के लिए जो भी डिलीवरी चालान इश्यू हुए थे वो डिटेल्स आपको देनी होगी फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04 में। तो आपसी मूवमेंट जब हो रही थी जॉब वर्कर टू जॉब वर्कर, जॉब वर्कर टू जॉब वर्कर, वो वाली डिटेल्स नहीं, बस फर्स्ट वाली प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर एंड लास्ट वाली जॉब वर्कर टू प्रिंसिपल। दूसरी बात, उसमें बोला गया कि किस फ्रीक्वेंसी में, मतलब कितना फ्रीक्वेंटली आपको ये फॉर्म सबमिट करना होगा, तो प्रिंसिपल की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर से डिटरमाइन होगा। अगर प्रिंसिपल की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर इज एक्सीडिंग ₹5 करोड़, तो ऐसे केस में इन्होंने बोला आपको साल में 2 बार सेमी एनुअली 2 बार आपको ये फॉर्म आईटीसी 04 भरना पड़ेगा। एक होगा अप्रैल टू सितंबर वाले पीरियड के लिए और दूसरा होगा 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च वाले पीरियड के लिए। और दूसरा इन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसा प्रिंसिपल है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम है या फिर अप टू ₹5 करोड़ है, तो ऐसे वाले प्रिंसिपल को साल में एक ही बार ये फॉर्म देना पड़ेगा एनुअली। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का आपको इस पीरियड का देना होगा। लेकिन कब देना होगा, इसकी ड्यू डेट क्या होगी, पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया कि जो भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप सबमिट कर रहे हो उसके बाद वाले मंथ की 25th तक, दैट मींस अगर 1 अप्रैल से लेके सितंबर मंथ का आप इतने पीरियड का 6 मंथ्स का दे रहे हो तो सितंबर मंथ के बाद में दैट इज 25th अक्टूबर हो जाती है लास्ट डेट। और जो सेकंड वाले सेमी एनुअली देना होता है 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, वो पीरियड खत्म होने के बाद में 25th अप्रैल जो होती है वो लास्ट डेट तक सबमिट करना होगा। और एनुअली वाले का भी यही होगा, दैट इज मार्च खत्म होने के बाद में 25th अप्रैल हो जाती है लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग दिस फॉर्म जीएसटी आईटीसी
फोर्थ, ये पूरी बातें हमने देख ली। अब सेकंड वाला पॉइंट तुमको मेरे को डिस्कस कराना है, दैट इज वो जो गुड्स जॉब वर्कर के पास में पड़े हैं वहां से दो ऑप्शन है, या तो वो गुड्स को जॉब वर्कर के यहां से वापस प्रिंसिपल के पास में मंगवाया जाए, या फिर जॉब वर्कर के वहां से डायरेक्ट कस्टमर को डायरेक्टली सप्लाई करने का ऑप्शन है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन प्रिंसिपल एक्सरसाइज कर सकता है। ये मैंने सेकंड पॉइंट का जो 8 पॉइंट दिख रहा है तुमको स्क्रीन पे ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है, उसके अंदर ये दोनों ऑप्शंस की बात लिखी हुई है। अब मैं जो तुम्हारे साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो ब्रॉडली ये डायग्राम देखो, डायग्राम से मैं फर्स्ट ऑप्शन के तुमको यहाँ पे कन्वे करना चाह रहा हूँ। दैट मींस जॉब वर्कर के यहाँ से अगर गुड्स को वापस मंगवाना है तो क्या फॉलो करना होगा, कितना टाइम पीरियड है, क्या कुछ है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला जॉब वर्कर के यहाँ से प्रिंसिपल के पास में वो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स रिटर्न आ जाने चाहिए, लेकिन कुछ टाइम पीरियड है, आपको कुछ फॉलो करना होगा। पहली बात, क्या टाइम पीरियड है, कितने टाइम लिमिट में वो गुड्स वापस आ जानी चाहिए। दूसरा, उस टाइम पीरियड को कंप्यूट करने की रिक्वायरमेंट, अगर बिल टू शिप टू मॉडल की तरह गुड्स जॉब वर्कर के पास में भिजवाए थे तो टाइम पीरियड कैसे कंप्यूट करना है। तीसरी बात, कोई एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चौथी बात, अगर टाइम लिमिट को कंप्लाई नहीं किया, मतलब वापस जो गुड्स मंगवाने थे वो टाइम पीरियड के बाद में मंगवाए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और पांचवा, एक्सेप्शन, कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनके यहाँ पे टाइम पीरियड कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है और वो बाद में मंगवाए या नहीं भी मंगवाए तो चलेगा। तो ये सारे 5 पॉइंट्स है जो हम अभी वहां पे देखने वाले हैं। आ जाओ, अब यहाँ पे तुमको पॉइंट नंबर 9 है जो टाइम लिमिट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के अंदर सब कुछ माल मसाला है और इंस्टीट्यूट इसी से पूछता है बार बार। टाइम लिमिट बोला, इनपुट्स के केस में अगर जॉब वर्कर के पास में जो भेजे थे वो इनपुट्स थे तो जिस दिन से भेजा था वहां से 1 ईयर के अंदर वो वापस आ जाने चाहिए। फ्रॉम द डेट ऑफ सेंडिंग द इनपुट्स टू द जॉब वर्कर, वहां से सेंडिंग की डेट से वापस 1 ईयर के अंदर आ जाना चाहिए। और दूसरा, अगर कैपिटल गुड्स होंगे तो जिस दिन से भेजा था वो कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर को वहां से 3 ईयर्स के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ सेंडिंग दोस कैपिटल गुड्स टू द जॉब वर्कर, वहां से 3 ईयर्स के अंदर वो वापस आ जानी चाहिए। और यही टाइम लिमिट होती है दूसरे ऑप्शन के लिए, मतलब जिस दिन से भेजा था वहीं से 1 ईयर के अंदर डायरेक्ट सप्लाई हो जाना चाहिए कस्टमर को, वापस नहीं मंगवाया तो। और कैपिटल गुड्स है तो जिस दिन से भेजा था वहां से 3 ईयर्स के अंदर डायरेक्टली सप्लाई कस्टमर को हो जानी चाहिए, जॉब वर्कर के यहाँ से डायरेक्टली सप्लाई। ठीक है। दूसरा पॉइंट बात करता है कि अगर बिल टू शिप टू मॉडल के केस में आपको ये टाइम कंप्यूट करना है 1 ईयर या 3 ईयर, तो कैसे करना होगा याद रखना, इसमें फ्रॉम द डेट ऑन विच द गुड्स वर रिसीव्ड बाय द जॉब वर्कर, क्योंकि डायरेक्ट सप्लाई किए थे तो जिस दिन से उसको रिसीव हुआ वहां से 1 ईयर या 3 ईयर आपको कंप्यूट करना है, वापस लाने के लिए भी और डायरेक्ट सप्लाई करने के लिए भी। थर्ड पॉइंट बात करता है एक्सटेंशन। यस, डेफिनेटली यहाँ पे कमिश्नर के पास पावर है, कमिश्नर एक्सटेंशन दे सकता है। इनपुट्स के केस में ओरिजिनल पीरियड 1 ईयर का तो है, प्लस कमिश्नर दे सकता है एक्सटेंशन अप टू 1 ईयर, मैक्सिमम पीरियड हो जाएगा 2 ईयर्स का। और कैपिटल गुड्स के केस में ओरिजिनल पीरियड है 3 ईयर्स का, प्लस कमिश्नर जो है एक्सटेंशन दे सकता है अप टू 2 ईयर्स का, मैक्सिमम पीरियड हो जाता है 5 ईयर्स का। ये पूरी बातें हैं टाइम लिमिट से लेकर के। पॉइंट नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना, मेरे एग्जाम में इसके ऊपर एक एमसीक्यू बना लिया था कि बिल टू शिप टू मॉडल की तरह गुड्स वहां पे कस्टमर के पास में जॉब वर्कर के पास में भिजवाए थे तो 1 ईयर 3 ईयर कैसे कंप्यूट होगा, क्या कुछ डेट होगी। तो ये कभी भी कुछ भी छोटा मोटा पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट वाला पॉइंट है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर आपको 1 ईयर या 3 ईयर के अंदर गुड्स या तो वापस मंगवाने थे या फिर वहां से आपको डायरेक्टली कस्टमर के पास में डायरेक्ट सप्लाई करवाने थे। प्रिंसिपल ने दोनों ऑप्शन में से कुछ भी नहीं किया, 1 ईयर 3 ईयर या फिर जो भी एक्सटेंशन कमिश्नर ने दिया उतने पीरियड के अंदर वापस भी नहीं मंगवाया और वहां से कस्टमर के पास में भी उसने सप्लाई नहीं करवाया। तो पॉइंट नंबर 10 में इन्होंने बोला क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ऐसे केस में, अगर आपने वापस नहीं मंगवाया तो वो प्रिंसिपल की सप्लाई मान ली जाएगी, और वो भी किस डेट की, जिस दिन पे प्रिंसिपल ने वो गुड्स को जॉब वर्कर के पास में भेजा था उस डेट की सप्लाई मान ली जाएगी। और टैक्स आज पे करना पड़ेगा, मतलब इतने पीरियड का आज तुमको टैक्स भी पे करना और इतने पीरियड का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो ये भारी भरकम कॉन्सिक्वेंस है प्रिंसिपल के ऊपर। पॉइंट नंबर 2 जो है 10वें वाले पॉइंट का सेकंड पार्ट बोलता है कि प्रिंसिपल को टैक्स पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट और उसको इस ट्रांजैक्शन का एक इनवॉइस भी बनाना पड़ेगा एंड अपने जीएसटीआर 1 में ये दिखाना पड़ेगा कि ये गुड्स उसने जॉब वर्कर को सप्लाई कर दिए हैं। थर्ड वाला पॉइंट बोलता है जो ब्लू बॉक्स में डाल के रखा है कि जॉब वर्कर के यहाँ से गुड्स अगर जब वापस आएंगे तो 1 ईयर 3 ईयर एक्सटेंशन टाइम पीरियड निकल गया तो इसको तो सप्लाई मान लिया। अब जब रिटर्न आ रहे हैं जॉब वर्कर के यहाँ से प्रिंसिपल के पास में गुड्स रिटर्न आ रहे तो वो एक सेपरेट सप्लाई का ट्रांजेक्शन माना जाएगा और उस केस में जो जॉब वर्कर है वो ही एज अ सप्लायर टैक्स पे करेगा और प्रिंसिपल एज अ रेसिपिएंट उस जो भी टैक्स जॉब वर्कर ने पे किया उसका वो आईटीसी ले सकता है। ठीक है, तो ये वाली बात थी पॉइंट नंबर 10 की कॉन्सिक्वेंसेस की। अब एक्सेप्शन वाला पॉइंट है नीचे 11 पॉइंट, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्चर्स एंड टूल्स। ये 5 ऐसे गुड्स हैं जिनके लिए इन्होंने बोला कि ये टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता। मतलब अगर प्रिंसिपल ने मोल्ड्स, डाइज, जिग्स एंड फिक्चर्स और टूल्स को जॉब वर्कर के पास में भेजा था तो ना ही उनको वापस लाने की रिक्वायरमेंट है और ना ही वहां से डायरेक्ट सप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है।
क्योंकि ये ऐसे गुड्स होते हैं जो वहां पे एक बार गए वो यूज होते हैं तो वहीं पे कंज्यूमेबल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो वापस बचते ही नहीं। तो बचे ही नहीं तो क्या वापस लाएंगे और क्या वहां से डायरेक्ट सप्लाई करेंगे। तो 1 ईयर या 3 ईयर के टाइम लिमिट में आपने वापस नहीं मंगवाया ना डायरेक्टली सप्लाई करेगा तो भी चलेगा, कोई कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नहीं भी लाया बाद में लेट लाया नहीं भी लाया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये एक्सेप्शन। उसके बाद में लास्ट थर्ड वाला केस है, यहाँ पे जो मेरी डिस्कशन होगी उसका प्राइम फोकस ये है कि जॉब वर्कर के यहाँ से गुड्स को अगर डायरेक्टली सप्लाई कर देना है कस्टमर के पास में तो क्या कुछ करना पड़ता है। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू देख लो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। प्रिंसिपल ने क्या किया, वो गुड्स जो जॉब वर्कर के पास में ही पड़े थे वहां से अपने पास नहीं मंगवाया, वहां से डायरेक्टली सप्लाई करवाना चाहता है कस्टमर को। क्या वो कर सकता है? आंसर इज यस, डेफिनेटली कर सकता है। इसमें भी आपको ये 4 चीजें का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, टाइम लिमिट का कंप्लायंस करना होगा। जो भी गुड्स जॉब वर्कर के पास भेजे थे, जब से भेजे थे वहां से 1 ईयर 3 ईयर या फिर एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर वो डायरेक्टली सप्लाई हो जानी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे जब वो जॉब वर्कर के यहाँ से डायरेक्टली सप्लाई करवाना चाहता है तो उसको जॉब वर्कर की प्लेस ऑफ बिजनेस को अपनी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस APOB ऐसा करके डिक्लेयर करना होगा। पॉइंट नंबर 3 में बताया गया कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे APOB डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। और पॉइंट नंबर 4 बात करेगा वेस्ट एंड स्क्रैप की। जॉब वर्कर के यहाँ पे कुछ वेस्ट एंड स्क्रैप जनरेट हो गया इस प्रोसेस के दौरान, तो कुछ वेस्ट और स्क्रैप का क्या होगा, ये 4 बातें होंगी और तुम्हारा ये जॉब वर्कर खत्म। ठीक है, आ जाओ इसको देख लो यहाँ पे फटाफट से। यहाँ पे पॉइंट नंबर 12 है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर डायरेक्टली सप्लाई करवाना भी है तो 1 ईयर 3 ईयर या फिर जो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के अंदर ही वो डायरेक्टली सप्लाई हो जानी चाहिए। भले ही वापस मत मंगाओ बट इस टाइम पीरियड के अंदर डायरेक्ट सप्लाई हो जानी चाहिए। लेकिन पॉइंट नंबर 13 बोलता है डिक्लेरेशन। अगर आपको डायरेक्ट सप्लाई करवाना है तो जॉब वर्कर को प्रिंसिपल को जॉब वर्कर की प्लेस ऑफ बिजनेस को अपनी ही एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करवाना होगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, उस पॉइंट नंबर 13 में हम लोग ने मैंने लिखा हुआ है 2 एक्सेप्शंस। अगर जॉब वर्कर जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 25 या फिर प्रिंसिपल कुछ ऐसे सप्लाईज करता है, ही इज एंगेज्ड इन दैट सप्लाईज जो कमिश्नर ने नोटिफाई करके रखे हुए, ऐसे दोनों केसेस के अंदर वो डायरेक्टली सप्लाई कर सकता है और उसको जॉब वर्कर की प्लेस ऑफ बिजनेस को APOB डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। और लास्ट वाला पॉइंट है वेस्ट एंड स्क्रैप। देखो वेस्ट एंड स्क्रैप, जॉब वर्कर के यहाँ पे जब प्रोसेस चल रहा है तो काफी सारा वेस्ट एंड स्क्रैप निकलता है। ये वेस्ट और स्क्रैप का क्या कुछ होगा। पहली बात, ये वेस्ट और स्क्रैप को सप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर जॉब वर्कर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो खुद ही उस वेस्ट और स्क्रैप को सप्लाई कर सकता है, और अगर वो खुद सप्लाई करता है तो वो उसका सप्लाई माना जाएगा और टैक्स भी उसी को पे करना होगा। दूसरी बात, अगर जॉब वर्कर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे बैठे बैठे प्रिंसिपल जॉब वर्कर की प्लेस ऑफ बिजनेस से उस वेस्ट और स्क्रैप को डायरेक्टली सप्लाई करवा सकता है। ऐसे केस में वो प्रिंसिपल का ही सप्लाई माना जाएगा, प्रिंसिपल को ही उस पर टैक्स पे करना होगा एंड प्रिंसिपल को ऊपर वाले प्रोविजंस कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है अगर वो वेस्ट और स्क्रैप को डायरेक्टली सप्लाई करवाना चाहता है। मतलब 1 ईयर या 3 ईयर का टाइम लिमिट कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जॉब वर्कर की प्लेस ऑफ बिजनेस को APOB डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर वो वेस्ट और स्क्रैप बेचना चाहता है तो ना टाइम लिमिट फॉलो करे ना APOB फॉलो करे, डायरेक्टली वहां से सप्लाई कर दे, वो उसी की सप्लाई होगी और उसी को टैक्स पे करना होगा। सेक्शन 19 जॉब वर्कर का खत्म हो गया। अब बाकी सारी चीजें देखते हैं। इसके बाद बचा हुआ सेक्शन 20 एंड 21 और उसके बाद में वो ISD वाले सेक्शन है, अपना पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 20 एंड 21। नेक्स्ट है सेक्शन 20, ये है ISD के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सारे पॉइंट्स है इसमें, सेक्शन 20 और 21 साथ में ही होगा, दोनों ISD से रिलेटेड है। ये डेफिनेशन आप बिल्कुल रट्टा मत मारो, मैं आपको ISD का मीनिंग बता देता हूँ, उस मीनिंग समझो आप, उसके बाद में आप उसको रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ABC लिमिटेड करके कंपनी है, उस कंपनी के यहाँ पे ISD भी उस ABC लिमिटेड का ही है एंड ये तीनों ऑफिस जो है जो भी टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, ये तीनों ऑफिस, ये ऑफिस नंबर 1, ऑफिस नंबर 2, ऑफिस नंबर 3, ये भी ABC लिमिटेड के। ABC लिमिटेड का पैन उसका खुद का सेपरेट पैन है और उस पैन के अंदर ही ये अलग GST रजिस्ट्रेशन उसने ISD का लिया है और उसके ये 3 ऑफिस है, तीनों के अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। ऐसे केस में होगा क्या, मैंने स्टेप वाइज लिखा हुआ है, स्टेप 1, 2 और 3 के हिसाब से। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, जब भी कोई ये ऑफिस नंबर 1, 2, 3 तो तीनों की तीनों ऑफिस या कोई भी ऑफिस, ये जो भी इनपुट सर्विसेज लेते हैं, मैं कैपिटल गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं, इनपुट्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी इनपुट सर्विसेज लेते हैं, भले ही इनपुट सर्विसेज यूटिलाइज ये करते हैं, अवेल ये करते हैं, पूरा सर्विसेज का फायदा ये उठाते हैं, लेकिन जो इनवॉइस बनता है उस इनपुट सर्विसेज का, वो इनवॉइस बनता है ISD के नाम पे। ठीक है, ISD के नाम पे बनता है, तो जो भी इनपुट टैक्स लगेगा वो इनपुट टैक्स का क्रेडिट ISD ही लेगा, उसका ITC ISD के पास में आ जाता है। स्टेप नंबर 3, जो भी ITC अब ISD के पास में पड़ा है वो उसको इन ऑफिस को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक ISD डॉक्यूमेंट इशू करता है, जैसे ISD इनवॉइस या फिर ISD डेबिट नोट। तो ये पूरी बातें हैं। सर्विसेज यूटिलाइज कौन करता है, ऑफिस। इनवॉइस किसके नाम पे बनता है, ISD के नाम पे। अगर इनवॉइस इसके नाम पे बना है तो ITC भी ISD ही लेगा
और आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो एक आईएसडी डॉक्यूमेंट इशू करेगा। ये समझ जाओगे, उसके बाद आप टेक्निकली आंसर लिख सकते हो आईएसडी के बारे में अगर कुछ भी पूछा तो। डेफिनेशन रट्टा मत मारना, डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। अगर किसी भी पर्सन को अपनी एक ऑफिस का एक सेपरेटली आईएसडी बनाना है तो एक आईएसडी का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होता है। आईएसडी के सेपरेट रजिस्ट्रेशन के लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई नहीं होती। अगर आपकी मर्जी है आपको कोई एक ऑफिस को आईएसडी बनाना है तो आईएसडी का सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लो, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट उसके लिए अप्लाई नहीं होती। दूसरी बात, कंडीशंस। अगर किसी आईएसडी को अपनी ऑफिस को, जो भी ऑफिस हैं उसी कंपनी की, उनको अगर क्रेडिट बांटना है तो क्रेडिट बांटने के लिए कुछ कंडीशंस कंप्लाई करनी होंगी। कंडीशंस मैंने सारी येलो में लिखी हुई है, एक एक करके बता देता हूं। पहली बात, अमाउंट ऑफ क्रेडिट। आईएसडी के पास में जितना भी इनवॉइस के हिसाब से जितना भी उसके पास आईटीसी आया है वो उतना ही क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है जितना उसके पास में है। मान लो उसके पास में 1 लाख का क्रेडिट पड़ा है तो वो 1 लाख का क्रेडिट ही बांट सकता है, एक्स्ट्रा नहीं बांट सकता। खुद का इनवॉइस एक्स्ट्रा इशू करके वो एक्स्ट्रा क्रेडिट इनको नहीं बांट सकता। 1 लाख आया है तो 1 लाख का ही क्रेडिट बांटेगा। पॉइंट नंबर 2, एट्रीब्यूटेबल टू वन रेसिपिएंट। जो भी ऐसी सर्विस है जो वो सर्विस स्पेसिफिकली किसी एक ही ऑफिस ने लिया है, मान लो ऑफिस नंबर 2 ने लिया है, तो वो जो भी इनवॉइस पे जो भी आईटीसी आया है वो आईटीसी सिर्फ ऑफिस नंबर 2 को ही देगा, बाकी किसी को नहीं देगा। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट बोलता है कि एट्रीब्यूटेबल टू मोर देन वन रेसिपिएंट। जो भी इनपुट सर्विसेज आई जिसका क्रेडिट आईटीसी के आईएसडी के पास में पड़ा है वो इनपुट सर्विसेज मोर देन वन ने ली, मान लो ऑफिस नंबर 1 और ऑफिस नंबर 2 दोनों ने ली, तो ऐसे केस में जो भी आईटीसी है वो ऑफिस नंबर 1 और 2 को बांटेगा, थर्ड वाले ऑफिस को या बाकी वाले ऑफिस को नहीं देगा। लेकिन ये जो बांटेगा ये इक्वली वगैरह नहीं बांटता, ये एक रेशियो में बांटता है। रेशियो जो मैंने है वो मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है। क्या करना, मान लो जो भी देना है ऑफिस नंबर 1 को देना है तो टर्नओवर इन स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफिस नंबर 1 का और डिवाइडेड बाय जितने भी न्यूमरेटर में जितने भी ऑफिस को बांटना है उन सबका टर्नओवर इन स्टेट का टोटल ले लेना, एग्रीगेट ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट ऑफ ऑल द रेसिपिएंट्स और न्यूमरेटर में टर्नओवर इन स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट, ऐसे करके रेशियो में आपको बांटना होगा। उसके बाद कॉमन इनपुट सर्विस। पॉइंट नंबर 4 बोलता है अगर कोई कॉमन इनपुट सर्विस है जो सारे ऑफिस ने ली थी तो उसके इनपुट सर्विस पे जो भी इनवॉइस पे जितना भी आईटीसी होगा वो सारी ऑफिस को बांटना होगा। यहाँ पे भी इक्वली नहीं होगा, उसी रेशियो में होगा। जो रेशियो मैंने ऊपर ब्लू बॉक्स में रखा है उस रेशियो में ही ये बांटेगा सारा आईटीसी उन ऑफिस को। उसके बाद में पॉइंट नंबर 5, 6, 7 ये कॉमन की तरह है, मैंने उसको ग्रीन करके बॉक्स में रखा है। मैं पहले पॉइंट नंबर 5 और 7 बता देता हूँ। इन्होंने बोला पॉइंट नंबर 5 में बोथ एलिजिबल एज वेल एज इनएलिजिबल आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटेड। आईएसडी कभी अपना दिमाग नहीं लगाएगा, उसके पास जो भी क्रेडिट आता है वो क्रेडिट बांट देता है, जो भी उसके रेसिपिएंट होते हैं एट्रीब्यूटेबल उनको दे देता है। ये नहीं देखेगा कि एलिजिबल है कि इनएलिजिबल है, 17.5 का ब्लॉक क्रेडिट है, कुछ दिमाग नहीं लगाएगा, वो सब कुछ बांट देगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 में बोला गया कि जो भी क्रेडिट है वो अगर रेसिपिएंट को बांटना है तो बांटना है बस। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो भी उसको बांटा जाएगा और अगर रेसिपिएंट एग्जाम सप्लाईज करता है तो भी उसको बांटा जाएगा। वो रेसिपिएंट के ऊपर है, वो रेसिपिएंट डिटरमाइन करेगा कि एलिजिबल है इनएलिजिबल है। वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो ले ही नहीं पाएगा। अगर वो एग्जाम सप्लाई कर रहा है तो वो नहीं लेगा, उसको नहीं लेना नहीं लेना वो उसका डिसीजन है। आईएसडी तो बांट के ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में बोला गया कि जो भी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी ये सब कुछ अलग अलग सेपरेटली करना पड़ेगा। मुझे तो आपको पता है ये कॉमन पोर्टल पे सब कुछ अलग अलग होते हैं कॉलम, तो वो अलग अलग ही होगा। ये ऑथर्स नोट है, रीड कर लेना, जिसको कंफ्यूजन होगा वो रीड कर लेगा। पॉइंट नंबर 4 बोला है फॉर्मूला फॉर प्रो रेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। अब जो हमने ऊपर देखा था रेशियो, वही ब्लू बॉक्स वाला वही रेशियो है, लेकिन अगर आईएसडी को आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो करता क्या, फॉर्मूला क्या करता है। देखो फॉर्मूला में क्या होगा, जो भी आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आईटीसी ले लेना, मल्टीप्लाई कर देना रेशियो से, तो बस फॉर्मूला बन गया। रेशियो को क्या कर दिया, आईटीसी से मिला दिया, तो वही फॉर्मूला बन जाता है, बस वही चीज है। उस फॉर्मूला के नीचे मैंने कुछ बातें लिखी हुई है, वो बातें देख लो। जब भी आप टर्नओवर इन स्टेट लेते हो किसका भी, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसका भी, उसमें से ये 4 टैक्सेस निकाल दो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी और वैट, ये चारों टैक्सेस का अमाउंट निकाल देना। दूसरा पॉइंट बोलता है कि जो भी आपको टर्नओवर इन स्टेट लेना है वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का लेना है, सारे रेसिपिएंट्स का, ऑल रेसिपिएंट, जो भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में सबका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का लेना। लेकिन अगर एक का भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर स्टेट नहीं है तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप फिर यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, तो फिर वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर छोड़ देना। फिर क्या करना, इस मंथ के पहले जो भी लास्ट क्वार्टर गया उस लास्ट क्वार्टर का टर्नओवर स्टेट ले लेना सारे रेसिपिएंट्स का, और उसके बेसिस पे आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात थी फॉर्मूला की। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट कैसे होगा, ये टेक्स्ट में भी लिखा है, वही चीज बॉक्स में मैंने लिखी हुई है, कोई फर्क नहीं है, बस बॉक्स में उसको बना के रखा हुआ है। बता देता हूं पहले, आईजीएसटी का अगर क्रेडिट बांटना है, आईएसडी के पास में जो क्रेडिट पड़ा हुआ है वो आईजीएसटी का है, और अगर वो रेसिपिएंट्स को बांटना है तो बड़ा सिंपल है, जो भी आईजीएसटी का क्रेडिट है वो आईजीएसटी की तरह ही बांटना है। लेकिन अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट बांटना है तो यहां पे थोड़ा ध्यान देना।
अगर जो आईएसडी है और जो रेसिपिएंट यूनिट है ये दोनों सेम स्टेट में लोकेटेड है तो जो सीजीएसटी और एसजीएसटी और क्रेडिट बांटना है वो सी और एस की तरह ही बांटना है। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आईएसडी और रेसिपिएंट यूनिट अलग अलग स्टेट्स में लोकेटेड है और जो क्रेडिट बांटना है वो सी एंड एस है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ऐसे केस में आप सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं बांट सकते तो आपको सी और एस का टोटल करके उसको आईएसडी का क्रेडिट बांटना पड़ेगा। ये मैंने ऑरेंज बॉक्स में लिखा हुआ है, उस टेबल में भी आप रीड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द ओनली कंफ्यूजन जब रेसिपिएंट और आईएसडी और रेसिपिएंट अलग अलग स्टेट्स में लोकेटेड है और जो क्रेडिट बांटना है वो सी और एस है तो आप सी और एस को सी और एस की तरह नहीं बांट सकते, इसका टोटल करना पड़ेगा और आईजीएसटी की तरह बांटना पड़ेगा। नेक्स्ट जाते हैं प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स। प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट करने के लिए आईएसडी को कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स फॉलो करने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 बोलता है आईएसडी इनवॉइस। अब देखो क्या होता है, ये तोते की तरह काम करता है। अगर कोई सप्लायर है उसने इनपुट सर्विसेज के लिए इनवॉइस दिया है तो वो इनवॉइस का क्रेडिट बांटने के लिए आईएसडी भी जब सामने वालों को क्रेडिट बांटता है तो वो एक आईएसडी इनवॉइस इशू करता है। किसी ने उसको इनवॉइस इशू किया, ये क्रेडिट बांटने के लिए आईएसडी इनवॉइस इशू करेगा। दूसरा पॉइंट आईएसडी क्रेडिट नोट। अगर कोई सप्लायर है उसने आईएसडी के ऊपर क्रेडिट नोट रेज किया है तो अब इसके पास में क्रेडिट नोट आ गया। क्रेडिट नोट में होता क्या, मैं बताता हूँ। क्रेडिट नोट में क्या होता है, आपकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है कम हो जाती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कम होती है तो आईटीसी भी कम हो जाता है। अब किसी सप्लायर ने इसके ऊपर क्रेडिट नोट रेज किया है तो आईएसडी, अब उसका आईटीसी कम हुआ है तो वो रेसिपिएंट्स का भी आईटीसी कम करना चाहेगा। उनका आईटीसी कम करने के लिए आईएसडी भी एक क्रेडिट नोट इशू करेगा और उनका भी आईटीसी कम करेगा। दूसरी बात, अगर मैंने वहां पे लिखना रह गया है, लेकिन अगर किसी ने आईएसडी के ऊपर एक डेबिट नोट रेज किया है तो आईएसडी का वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ जाएगा, आईटीसी भी बढ़ जाएगा। अब ये जो एडिशनल आईटीसी उसको बांटना है वो उन रेसिपिएंट्स को बांटने के लिए आईएसडी भी एक डेबिट नोट रेज करता है। ठीक है, ये बातें हैं, अब इससे रिलेटेड आगे देखेंगे। इसका जो सिक्स्थ वाले पॉइंट का जो थर्ड पॉइंट है वो आरसीएम सप्लाईज के बारे में बात करता है। यहां पे ध्यान रखना, आईएसडी कभी भी कोई ऐसा सर्विस नहीं ले सकता जहां पे आरसीएम में उसको टैक्स पे करना होगा। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, वो आरसीएम वाली सप्लाईज का कोई भी ट्रांजैक्शन इनवॉइस नहीं ले सकता, ऐसी सर्विस नहीं ले सकता। पॉइंट वाला 4 जो बोलता है मंथली डिस्ट्रीब्यूशन। आईएसडी के पास में जो भी इनवॉइसेस आते हैं, जो भी डेबिट नोट्स आते हैं, उनके ऊपर जो भी आईटीसी आता है किसी पर्टिकुलर मंथ में, वो उस मंथ में ही उसको देके खत्म करना होगा। वो कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर नहीं कर सकता, सेम का सेम मंथ में ही देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 बोलता है मंथली रिटर्न। आईएसडी को एक मंथली रिटर्न फाइल करना होता है, वो होता है जीएसटीआर 6 में वो फाइल करता है और वो अपना जीएसटीआर 6 फाइल करता है, उसके रेसिपिएंट्स को जीएसटीआर 2B में दिख जाता है। लास्ट वाला पॉइंट बोलता है एनुअल रिटर्न के लिए। पॉइंट 6 बोलता है आईएसडी के ऊपर कोई भी एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यह पूरी बात थी प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स। अब बात करते हैं डेबिट नोट की। डेबिट नोट इशूड टू आईएसडी एंड डेबिट नोट इशूड बाय आईएसडी। पहले मेरी बात समझो, मैं डेबिट नोट बता देता हूं। किसी सप्लायर ने आईएसडी के ऊपर डेबिट नोट इशू किया, डेबिट नोट से क्या होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ जाती है और आईटीसी भी बढ़ जाता है। अब इसके पास एक्स्ट्रा एडिशनल क्रेडिट आ गया तो ये अपने पास तो रखेगा नहीं, ये उन रेसिपिएंट्स को देगा। ये उन रेसिपिएंट्स को देने के लिए भी एक आईएसडी डेबिट नोट इशू करता है। लेकिन यहाँ पे हर किसी को जो कंफ्यूजन होती है वो मैं 2-3 बातें बता देता हूं। पहली बात, जब ये डेबिट नोट इशू करेगा तो किसको इशू करेगा, सारे रेसिपिएंट्स को? आंसर इज नो। इस डेबिट नोट के जो मेन इनवॉइस है, जिसके जो मेन इनवॉइस इशू किया था, वो किस किस इनवॉइस इशू किया था, उसका क्रेडिट कितने रेसिपिएंट्स को बांटा था, ये डेबिट नोट भी उन रेसिपिएंट्स को ही दिया जाएगा जिसको ओरिजिनल इनवॉइस का क्रेडिट दिया गया था। दूसरी बात, जब ओरिजिनल इनवॉइस का जो क्रेडिट बांटा था वो रेसिपिएंट्स को किस रेशियो में बांटा था। मान लो 3 रेसिपिएंट्स थे और उनको 2:2:1 के रेशियो में बांटा था, तो इस डेबिट नोट के ऊपर जो एडिशनल आईटीसी का वो क्रेडिट देगा, क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू करेगा, वो डेबिट नोट भी वो 2:2:1 के रेशियो में ही डेबिट नोट का आईटीसी उनको देगा। ठीक है, तो ये मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, अब इसके बाद क्रेडिट नोट की बात करते हैं। क्रेडिट नोट भी सिमिलर लाइंस पे मैं आपको बता देता हूं। क्रेडिट नोट थोड़ा सा लंबा है, मैं आपको बताऊंगा वहां पे गड़बड़ क्या होती है। पहली बात, अगर किसी ने क्रेडिट नोट आईएसडी के ऊपर इशू किया है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कम हो जाएगा, आईटीसी भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी आईटीसी कम हुई, वो उनकी भी आईटीसी कम करेगा। ये क्या करेगा, ये भी क्रेडिट नोट इशू करेगा, लेकिन क्रेडिट नोट किस किस को इशू करेगा, ओरिजिनल इनवॉइस ओरिजिनल इनवॉइस से जिसको क्रेडिट बांटा गया था, 3 रेसिपिएंट्स को बांटा गया था, तो क्रेडिट नोट भी 3 रेसिपिएंट्स को बांटा जाएगा। दूसरी बात, ओरिजिनल इनवॉइस पे जो आईटीसी बांटा था वो जिस भी रेशियो में बांटा था, मान लो 2:2:1 के रेशियो में बांटा था, तो क्रेडिट नोट इशू करके वैल्यू ऑफ सप्लाई कम करके आईटीसी जो कम करना है 3 रेसिपिएंट्स का, वो भी 2:2:1 के रेशियो में ही कम करेगा। ठीक है, ये 2 कॉमन पॉइंट से ही आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे गड़बड़ और क्या होती है, मेरी एक बात समझो। मंथली ये पूरा ट्रांजेक्शन करता है। अब मान लो आईएसडी को क्रेडिट नोट इशू करके ऑफिस नंबर 2 का जो क्रेडिट कम करना है, कम करवाना है, वो 30,000 का क्रेडिट है।
लेकिन उस पूरे मंथ में कोई और इनवॉइसेस आए थे और उस और बाकी इनवॉइसेस के बेसिस पे उसको 1 लाख का क्रेडिट ऑफिस नंबर 1 को देना है क्रेडिट देना है। और क्रेडिट नोट से जो वैल्यू कम करवानी है, आईटीसी कम करवानी है, वो 30,000 है। तो 1 लाख का क्रेडिट देना है, 30,000 का क्रेडिट कम करवाना है। नेट अगर बात करें तो 70,000 का क्रेडिट उसको देना है। तो वो नेट करके 70,000 का क्रेडिट ऑफिस नंबर 2 को दे देगा। लेकिन अगर मैं सिचुएशन ऐसी बना दूं जहां पे मैं बोलूं कि सिर्फ 30,000 का क्रेडिट कम करवाना है, बाकी इस पूरे मंथ में कोई इनवॉइस नहीं आया, ऑफिस नंबर 2 वाले को कोई भी क्रेडिट देना नहीं है, सिर्फ 30,000 का क्रेडिट कम करवाना है क्योंकि किसी ने क्रेडिट नोट इशू किया। ऐसे केस में क्या होगा, उसको क्रेडिट देना तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 30,000 कम करवाना है। तो ऐसे केस में ये 30,000 का अमाउंट उसकी लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा, ऑफिस नंबर 2 की लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेट हो ही नहीं सकता, तो उसकी 30,000 उसकी लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। ये पूरी बातें थी क्रेडिट नोट से रिलेटेड। अब एक बात समझो, लास्ट वाले पॉइंट में मैंने लिखा है कि बाकी पूरा प्रोसेस वापस फॉलो होगा क्रेडिट नोट या डेबिट नोट के केस में अगर किसी और ने डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू नहीं किया है, किसी और की गलती नहीं हुई है, आईएसडी ने ही गलती की है, उसको किसी को क्रेडिट बांटना था, उसने क्रेडिट गलती से बांट दिया, मान लो किसी को उसको एडिशनल क्रेडिट देना है तो वो डेबिट नोट इशू कर देगा, उसके लिए 2:1 थोड़ी फॉलो करने की जरूरत है। किसी ऑफिस नंबर 3 है, उसको गलती से ज्यादा क्रेडिट दे दिया, उसका क्रेडिट कम करवाना है तो क्रेडिट नोट इशू कर देगा, वो खुद ही इशू करेगा और क्रेडिट कम करवा देगा। इसके लिए थोड़ा ना 2:1 फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है, तो रेशियो और जो है किस किस को देना है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है अगर इसने खुद से ही अपना डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू किया है। ये पूरी बातें थी सेक्शन 20 की। यहाँ पे आईएसडी की पूरी बातें खत्म हो गई। इसके बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ आईएसडी। बस सेक्शन 21 है जो थोड़ा सा कंप्लायंस पे बात करता है आईएसडी से रिलेटेड। सेक्शन 21 क्या बोलता है, रिकवरी ऑफ एक्सेस क्रेडिट। मान लो आईएसडी ने किसी रेसिपिएंट यूनिट को एक्स्ट्रा क्रेडिट दे दिया गलती से, तो यहां पे सेक्शन 21 में बोला गया कि उस वाले रेसिपिएंट यूनिट से वो एक्स्ट्रा क्रेडिट वसूल किया जाएगा अलोंग विद इंटरेस्ट बाय इंपोजिंग सेक्शन 73-74, मतलब डिमांड एंड रिकवरी के प्रोसीडिंग्स चला के उसे वो एक्सेस क्रेडिट का अमाउंट वसूला जाएगा अलोंग विद इंटरेस्ट। लेकिन एक सर्कुलर आया था, उस सर्कुलर में 3 बातें इन्होंने क्लियर करके बताई। पहली बात सर्कुलर में बोली कि अगर किसी रेसिपिएंट यूनिट को एक्स्ट्रा क्रेडिट चला भी गया था तो हम डायरेक्टली 73-74 इंपोज नहीं करेंगे। वो जो रेसिपिएंट यूनिट है वो सामने से आके वॉलंटरीली जो भी उसने एक्स्ट्रा क्रेडिट लिया था वो दे दे अलोंग विद इंटरेस्ट। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो सर्कुलर का दूसरा पॉइंट बोलता है अगर वो खुद से वॉलंटरीली सामने नहीं आएगा तब जाकर के डिमांड उस रेसिपिएंट यूनिट के अगेंस्ट 73-74 की डिमांड प्रोसीडिंग चलाएगा, डिमांड एंड रिकवरी, और उससे वो पैसा वसूलेगा अलोंग विद इंटरेस्ट। और पॉइंट नंबर 3 में बोला सर्कुलर के कि यहाँ पे आईएसडी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, आईएसडी के ऊपर भी जनरल पेनल्टी इंपोज की जाएगी। ये पूरी बातें थी सेक्शन 21 की। सेक्शन 20 हो गया, 21 हो गया, आईएसडी हो गया। ये आईटीसी रिवीजन का पार्ट 1 था। अब मैं आऊंगा सेक्शन आईटीसी का पार्ट 2 लेकर के, उसमें पूरा सेक्शन 17 डिस्कस करेंगे एंड जो रूल 42 है, 43 है, ये पूरी बातें करके खत्म हो जाएगा आईटीसी चैप्टर। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे पार्ट खत्म। ठीक है।